थैंक यू। हाँ जी, नमस्ते। हाँ, और कैसे हो आप लोग? बढ़िया, शानदार। मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू। हाँ, चलो लो तो आगे जो है वो पढ़ना स्टार्ट करें। कर्जन के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, कर्जन तो पूरा याद ही है आपको, ठीक है। जब कर्जन पूरा याद है तो फिर थोड़ा बहुत लिटन के बारे में ही बता दो। किस पेन नेम से लिखता था वो? ओवेन मेरेडिथ। ओवेन मेरेडिथ के नाम से वो जो है वो लिखता था, ठीक है। इसके कौन से विवादास्पद कार्य थे? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसका अन्य नाम क्या है? गैंगिंग एक्ट, ठीक है। ये पूरा याद है आपको। इसके अलावा ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने मतलब आईसीएस की एज 21 से घटाकर कितनी कर दी थी? 19 साल कर दी थी, लिटन ने, ठीक है। इसके अलावा भारतीयों के लिए भारतीय शस्त्र अधिनियम लाने वाला भी कौन था? लिटन था। इसने क्या, भारतीयों के लिए जो है वो आज के बाद में लाइसेंस रखना क्या है? अनिवार्य है, ठीक है। यदि आईसीएस की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ऐसा कौन सा एक एक्ट है जिसके अंदर सबसे पहले आईसीएस के लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवाने की बात हुई थी? कौन सा है? 1853, पक्का? 1853 के अंदर जो है वो इसकी बात हुई थी। तो अच्छा, तो फिर ये बताएं 1833 में क्या बात हुई थी? योग्यता। किसकी बात हुई थी? योग्यता, जो है वो प्रशासनिक अधिकारी के लिए योग्यता को जो है वो अनिवार्य माना गया। अच्छा, आईसीएस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाना चाहिए, इसलिए एक कमेटी का गठन किया गया था, मैकाले। वो कौन सी है? मैकाले। सबसे पहले इस एग्जाम के लिए जो है वो एक्ट कभी आया था क्या? 61 के अंदर आया था। इसके अंदर ये था बिल्कुल एग्जाम होना चाहिए, भारतीयों को इसमें मौका मिलना चाहिए। इस कारण से जो है वो 63 या 64 बैच के कोई सा भी मान लो आप, वो इनका नाम आप लोग जानते हो, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। वैधानिक जनपद सेवा, सिविल स्टैट्यूटरी सर्विसेज का संबंध किससे है? कौन से गवर्नर जनरल से है? लिटन से है, ठीक है। इसके तहत लिटन ने कहा कि अपन भारतीयों मतलब को ही जो है वो यहां पर प्रशासनिक अधिकारी बना देंगे, चूंकि उनका पद भी कम होगा और उनका वेतन भी क्या है? कम होगा, दोनों ही कम होंगे। और इसके अंदर ये जो है वो मतलब प्रशासनिक अधिकारी बनाए जाते थे, मतलब है ना, किसको? प्रांत गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के अनुसार। प्रांत गवर्नमेंट की क्या है? रिकमेंडेशन की। जो भी प्रांतीय गवर्नमेंट है वो जो है ना, जिसकी भी सिफारिश करता था उसको जो है वो प्रशासनिक अधिकारी बना दिया करते थे। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए बाद में इस सेवा को जो है वो बंद कर दिया गया। और यहां नहीं, जबकि लंदन के अंदर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, मतलब 1886 में, 1886 में। उसके बाद में भारतीय लगातार डिमांड करते रहे कि साहब हमें नहीं, अच्छे से मौका मिलना चाहिए, अच्छे से मौका मिलना चाहिए। और फिर लास्ट के 10-15 साल में मेन डिमांड यही थी कि एक आम आदमी के लिए यहां से लंदन जाना और वहां पे एग्जाम देना पॉसिबल नहीं है। इस कारण से इंडिया में पहली बार कब परीक्षा आयोजित करवाई गई? 1922 में। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को। हालांकि 1935 के अंदर इसको जो है वो बिल्कुल ये जो है वो संवैधानिक संस्था हो जाएगी, संविधान के अंदर इसका जो है वो आ जाएगा पूरा पूरा। तो ये जो है वो लिटन के बारे में सिंपल सा है। यदि अपन बात करें 1857 की क्रांति के कारण, तो क्या ये कहना उचित रहेगा कि चर्बी वाले कारतूसों ने 1857 की क्रांति करवा दी थी? हाँ, तब अपन कहेंगे वो केवल एक तात्कालिक कारण है। वो केवल क्या है? एक तात्कालिक कारण है। इससे पहले पॉलिटिकल, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण कौन कौन से होंगे? मेन मेन, वेलेजली की पॉलिसी और डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी की क्या है? हड़प नीति। मेन ये जो राजनीतिक कारण, वैसे तो खूब सारे हैं, आप जितना लिखना चाहो उतना, लेकिन फिर भी ये है। आर्थिक कारण क्या क्या होंगे? सेना अलग है। आर्थिक कारण, इन्होंने हमारे छोटे छोटे जो है वो मतलब लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, उनको सबको जो है वो है ना, उद्योगों को समाप्त कर दिया था, ठीक है। इसलिए नाराजगी थी। कच्चा माल, रॉ मटेरियल जो भी था, उसके ऊपर पूरा का पूरा अधिकार कर लिया था। जो भारत शुरू से ही अपने सूती वस्त्र के लिए जाना जाता था, वहां पर उसको विदेशी कपड़ों से इन लोगों ने क्या ही है, भर दिया गया था। भारत के कपड़े की मांग बहुत कम रहे बाहर, इसलिए आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, दोनों ही ड्यूटी बहुत ज्यादा कर दी थी।
और दोनों ही साइड में अंग्रेजों का ही फायदा होने वाला है, क्योंकि आयात करने वाले और निर्यात करने वाले दोनों ही कौन है? अंग्रेज है। यहां से जब हम सामान भेजेंगे तो पोर्ट के ऊपर टैक्स लग रहा है बहुत ज्यादा, और जब वो सामान यूरोप में उतरेगा तो वहां पर भी टैक्स लग रहा है, वो मतलब सब बहुत ज्यादा। जो नेचुरली मार्केट में एक चीज मतलब एक कोई वस्तु एक रुपए में बिकने वाली थी, उसकी रेट अब वहां जाते जाते 4 रुपए हो गई है। इसलिए अब केवल पैसों वाले लोग ही उसको खरीद पाएंगे, आम आदमी खरीद नहीं नहीं पाएगा। तो इससे ऑटोमेटिक उसकी मांग जो है क्या है, कम हो जाएगी। मांग कम हो जाएगी तो उसके बाद में यहाँ पे इसका उत्पादन के ऊपर सीधा सीधा फर्क पड़ेगा। खेती इन्होंने पूरी बर्बाद कर दी। हमारे जो जो है ना परंपरागत खेती थी उसको इन्होंने चैलेंज कर दिया। अब वो यहाँ पर जो है वो मतलब है ना नकदी जो है वो उसके ऊपर मतलब आगे उन्होंने कहा तुम लोग तो नीली की मतलब नील की खेती करो। भारतीयों ने कहा हमें यार नील की खेती आती भी नहीं है। अंग्रेजों ने कहा हम सिखा देंगे, और सीखने में तुम लोग बहुत एक्सपर्ट हो। कई बार आपका हुनर भी आपके लिए क्या है, कभी कभार हानिकारक हो जाता है, कभी कभार। बाकी तो 99% काम ही आता है, क्योंकि ये तो पूरी मतलब है ना दुनिया मानती है कि भारतीय सीखने में क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, फटाफट चीजें सीख जाते हैं। ठीक है, बस एक बार इनको है ना बता दो, उसके बाद फिर ये चूकेंगे ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक, अरे सॉरी सामाजिक और धार्मिक कारण, ईसाई धर्म का प्रचार प्रचार कर रहे थे और खुद का धर्म का प्रचार प्रचार कर रहे, उससे भारतीयों को प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हिंदू और इस्लाम बाकी वाले धर्म में इनकी मजाकें उड़ा रहे थे, इससे ये भी कारण थे। ठीक है, हमारे सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। अब उन्होंने कुछ हस्तक्षेप बड़ी अच्छे के लिए किए, लेकिन हमें वो भी पसंद नहीं आए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लेकर आए, लेकिन हमें ये भी पसंद नहीं आया। हमें लगा कि ये सब अंग्रेज होते कौन है जो है ना हमारे मामलों में इंटरफेयर करे। तो ठीक है, और ये है तो ये तो आज भी होते हैं कि आज आप भी जो है वो इस प्रकार के इंटरफेयर कर लो तो कई बार पसंद नहीं आते। क्यों, अच्छे अच्छे नेताओं हैं जिन्होंने कई बार हमारे यहाँ पे जो भी सोशल एविल्स है इनको रोकने का प्रयास किया, उनकी पॉपुलैरिटी एकदम से खत्म हो गई। कई सारे ऐसे जो है वो है कि जब कई बार जो है कुछ नेता है उन्होंने एकदम से कहीं जाकर जो है वो सभा के अंदर बोल दिया कि भाई देखो विडो, अब ये तो दुर्भाग्य है कि कोई भी महिला अब हो गई विधवा, लेकिन उसकी वापस दोबारा शादी होनी चाहिए। तो एकदम से आसपास खड़े हुए लोग जोर जोर से है ना चिल्लाने लग गए, जाओ जाओ नेताजी और कहीं जाकर अपनी पॉलिटिक्स चमकाना, यहाँ नहीं। ठीक है, और वहां पे कई बार तो जो है वो ये जो पुलिस वाले प्रशासनिक अधिकारी उनके ऊपर लोग आज की तारीख में भी भाटे फेंक देते हैं। ठीक है, उस जमाने में लोगों ने इसको जो है वो अपने ऊपर हस्तक्षेप माना, तो ये भी एक कारण था। ये भी क्या है, एक कारण था। सती प्रथा पर प्रतिबंध, विधवा विधवा विवाह को आरंभ करना बहुत सारे भारतीयों को उस जमाने में पसंद नहीं आया था। तो ये अपन कहते हैं कि भाई सामाजिक धार्मिक कारण। और फिर जो है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो हमारे साथ जो है वो रेसिस्ट मतलब डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत ज्यादा था। हर जगह पे जो है कि भाई तुम इंडियंस हो, तुम इंडियंस हो, ऐसे कर करके जो है वो जलील करते रहते थे कि भाई हम तो गोरे हैं और तुम लोग जो है वो इंडियंस हो। तो इंडियंस है तो क्या है, तो कि भाई तुम लोग ब्राउन हो, तुम लोग क्या है ब्राउन हो। फिर हर चीज पे मजाक उड़ाते थे और वो कहते तुम लोग जानवरों की तरह रोटी खाते हो, हाथों से। हाथों से कौन खाता है, जानवर खाते हैं। इसलिए जो है वो तो फिर जो मतलब कुछ जो है वो पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने अंग्रेजों की नकल करनी स्टार्ट कर दी। वो भी गए मार्केट के अंदर और कांटे छुरी पता नहीं क्या क्या भालेर लेके आए का, अब हम भी जो है वो युद्ध लड़ेंगे रोटियों के साथ। युद्ध ही हो जाता है सब अपने आप में। अपना मतलब हर देखो अपनी कंट्री का जो हर कंट्री का एक खाना होता है। ठीक है, अब आप उसको वापस दूसरों के तरीके से खाना स्टार्ट करोगे, युद्ध ही होगा। अब रोटी आप कांटे चूरे से खाना का प्रयास करोगे ना, तो अपने आप में लड़ाई ही है, अपने आप में क्या है, लड़ाई है। तो खैर सैनिक कारण अपने को पता ही है। ठीक है, एक तो प्रमोशन मिलता नहीं था, सैलरी कम होती थी। ठीक है, इसके अलावा जो है वो मतलब साहब डिस्क्रिमिनेशन तो है ही, खैर सैनिक कारण में भी शामिल ही है। फिर अपन पोस्टल एक्ट लिखेंगे कि साहब उसके जो है वो उसके बाद में जो है वो मतलब साहब जो है वो पत्र पत्र के पैसे कर दिए थे कितने, 2 पैसे कर दिए थे। तो ये बहुत बड़ा कारण था। और फिर तात्कालिक कारण केवल चर्बी लगे हुए क्या है, कारतूस है। चलो लो, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, बंगाल विभाजन। बंगाल पार्टीशन किया गया था 1905 में। ये बहुत फेमस घटना है, इसके प्रश्न भी मेंस के अंदर खूब आते हैं, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। बंगाल पार्टीशन के समय इन लोगों ने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे वहां पर जो भी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, उनको इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए इसका विभाजन करना पड़ेगा, इसलिए इसको दो दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा करके ऐसा बोल के उसने बंगाल पार्टीशन किया। लेकिन वास्तविक कारण उसके पीछे बस एक ही था कि वो भारतीयों को माइनॉरिटी में लाना चाहता था, एक साइड तो लिंग्विस्टिक रूप में और एक साइड रिलीजियस रूप में।
एक साइड इन लोगों ने ऐसे कर दिया कि भाई वहां पे जो है वो मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू जो क्या है अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इस कारण से जो है वो इसको लगा कि साहब इससे के मतलब इस कारण से जो है वो इनके बीच में आपस में थोड़ा बहुत जो है वो डिवाइड एंड रूल के तहत आपस में विभाजित हो जाएंगे। एक तरफ गैर बांग्ला भाषी बहुत ज्यादा हो जाएंगे और बांग्ला भाषी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअली अपने यहाँ पे जो ये रिनेसा है उसमें बांग्ला भाषा का योगदान थोड़ा ज्यादा था। इसलिए कहा कि अब ये जो बांग्ला भाषी लोग है ये यदि अपनी बात भी करेंगे तो बाकी भाषा वाले लोग मतलब है ना बाकी लैंग्वेज वाले लोग उनको ना तो ज्यादा समझ में आएगा और समझ में आएगा तो भी उनको ज्यादा उससे कोई भी मतलब नहीं रहेगा। ऐसा करके इसने जो है वो बंगाल विभाजन किया, लेकिन बंगाल विभाजन इसका पूरा उल्टा पड़ गया, पूरा का पूरा। इसको जैसी आशा थी उसके सब कुछ उल्टा हुआ। ठीक है, बंगाल पार्टीशन के परिणाम क्या थे वो तो अपन पढ़ेंगे बाद में। इंडियंस एकदम से इकट्ठे हो गए और इंडियंस में जो है वो भयंकर ही एकजुटता दिखाई। एकजुटता दिखाकर इंडियंस ने कहा कोई नहीं, अपने तो जो है वो शांति से रखेंगे, शांति से रहेंगे। हालांकि लोगों को इधर आना जाना कोई ज्यादा जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी कहा कि अपन जहां पे हैं जैसे रहेंगे, लेकिन भाईचारा कभी समाप्त होने देंगे नहीं। और मूल है विशेष करके रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़ा ब्रांड नेम थे उस जमाने में, लोग बहुत ज्यादा उनका कहना मानते थे। तब रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था प्लीज भाईचारा मत तोड़ना, क्योंकि ये विशुद्ध रूप से इस बंगाल पार्टीशन से सभी हिंदू नाराज थे, कुछ मुस्लिम्स नाराज थे, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम राजी भी थे। क्यों? क्योंकि इसने जो है वो करजन ने सब मुसलमानों को यही कहा कि भाई ये एक अलग नेशन थ्योरी है, आज हम तुम लोगों को एक अलग स्टेट दे रहे हैं, कल को सोचो ये अलग राष्ट्र हो भी सकता है। और वो वाकई में अलग राष्ट्र हुआ ही, जिसको वर्तमान में अपन क्या कहते हैं, बांग्लादेश कहते हैं। इसलिए जब बंगाल पार्टीशन को रद्द किया गया था वापस 1911 के अंदर, तब मुसलमानों ने और मुस्लिम लीग के अधिकतर लोगों ने इसका विरोध किया था। बहुत सारों ने समर्थन भी किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो है वो विरोध भी किया था। तो दोनों तरफ के र्यूमर्स थे, लेकिन फिर भी तो वो एकदम से रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा प्लीज आपस में लड़ना झगड़ना मत, भाईचारा समाप्त मत होने देना, और मेरी एक बात मानना, राखियां बांधना तुम लोग एक दूसरों के। इस बात पर जो है वो लोगों ने एक दूसरे के राखी बांधी। उसके बाद में उनका लिखा हुआ गाना जो आज जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, कौन सा है, हमार बांगल सुनार। ठीक है, तो वो जो है वो आमरा सुनार बांगल, तो जो वो जो है उनका सब राष्ट्रगान बन गया। क्या है वो प्रॉपर वैसे, आमरा आमरा सुनार बांग्ला। ठीक है, अरे क्या करोगे सुन के, हाँ बाद में वो वहां का जो है वो राष्ट्रगान बन गया। इसके अलावा सुनो, अरे प्लीज, स्वदेशी बांधव समिति, अरे प्लीज शांति रखो, स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया गया और उसके तहत जो है इन लोगों ने सबने कहा कि बाइकआउट करेंगे। तो पहली बार जो है वो बाइकआउट किया गया एकदम से, और पूरा का पूरे बंगाल के अंदर स्वदेशी मूवमेंट जो है वो चली गया था। तो जैसा इसने सोचा था वैसा उसके बिल्कुल उल्टा हुआ, मतलब कहा ना करजन के। लेकिन इसलिए अपन कहते हैं कि भाई करजन के भले इसकी नियति खराब होगी, लेकिन भारत के तो पक्ष में हुआ, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के लिए किया गया ये भारत के अंदर पहला आंदोलन था। उसमें हालांकि भारतीयों ने स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी भारतीयों ने कम से कम कुछ किया तो सही। इससे एकदम से अंग्रेजों को लगा कि अच्छा, अपन इनको ऐसा मानते थे ये कुछ करेंगे भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो अंग्रेजों के विरुद्ध उठाया गया बिल्कुल पहला आंदोलन वो जो बड़ा था वो जो है वो स्वदेशी था। उसके बाद में जरूर अलग अलग मूवमेंट होंगे, स्वदेशी आंदोलन बाद में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 1905 के अंदर स्वदेशी सॉरी बंगाल पार्टीशन हुआ था। 1906 में कांग्रेस ने पहली बार अपने अधिवेशन के अंदर स्वराज की मांग की थी। ठीक है, तो बस ये भावना यहीं से आ गई थी, अब अपन जो है वो स्वराज की क्या करेंगे, मांग करेंगे। तो खैर बंगाल पार्टीशन हो ही गया, तो ये थे। और उसके बाद में जो वो मतलब है ना करजन, लास्ट ऑलमोस्ट करजन खत्म हो ही गया है। कल आप लोग फिर केवल जो वो संडे संडे कर रहे थे, इसलिए बाकी अब करजन के बारे में कुछ भी नहीं है। एक मतलब करजन ने जो है वो अपन लोगों ने पढ़ा था, जो वो सैनिकों के लिए एक टेस्ट अनिवार्य कर दिया था जिसका नाम था किचनर टेस्ट। मतलब किचनर इसका एक्चुअली कमांडर इन चीफ था, इसका मुख्य सेनापति था इसके समय में। किचनर एक अलग ही व्यक्ति था, अलग व्यक्ति था। मतलब इसकी ये जो है वो मतलब है ना, इसकी करजन से बनती तो अच्छी थी, पर ये पता नहीं लास्ट में इसको क्या ही मतलब जच्ची कि इसने एकदम से किचनर ने कहा कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एक सैनिक सदस्य होता था। वो जो सैनिक सदस्य किचनर ने कहा मैं डिसाइड करूंगा कौन होगा। और जबकि करजन ने कहा कि नहीं, आज तक गवर्नर जनरल डिसाइड करता हुआ आया है कि वो सैनिक सदस्य कौन होगा, इसलिए मैं ही डिसाइड करूंगा कौन होगा। इस बात पर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। बस प्रश्न इतना सा है कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो सैनिक सदस्य होगा उसको कौन अपॉइंट करेगा। गवर्नर जनरल ने कहा गवर्नर जनरल ही करेगा,
और चीफ इन कमांडर या फिर ये जो मेन कमांडर है, इसने कहा कि जब वो हमारा आदमी होता है तो उसको फिर जो वो नियुक्त भी हम करेंगे। इस बात पर इनका झगड़ा हो गया तो ये बात जो वो इंग्लैंड पहुंची तो जो है वो वहां पे अंग्रेजों ने जो है वो किचनर का साथ दिया, क्या किचनर की बात सही है। कर्जन ने इस बात को अपना अपमान समझा और अपमान समझ के कर्जन नाराज हो गया और कर्जन ने नाराज होकर क्या है इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दे के यहां से चला गया। ठीक है, तो ये इसके बस इसी के साथ जो है वो कर्जन क्या हो जाता है, समाप्त। ये जो है वो बंगाल पार्टीशन वैसे अपन अच्छे से पढ़ते हैं बाद में, तो ये यहां तक लिख लिया था हम लोगों ने कि ये धार्मिक अल्पसंख्यक हो गए थे यहाँ पे बंगाली हिंदू, और यहाँ पर बांग्ला भाषी जो है वो भाषाई लिंग्विस्टिक जो है वो माइनॉरिटी के अंदर आ गए थे। तो ये था जो है वो बंगाल पार्टीशन। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, कर्जन ने विभाजन का कारण प्रशासनिक अव्यवस्था बताया। द रीजन ऑफ बंगाल पार्टीशन वॉज गिवन एज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसऑर्डर बट हिज एक्चुअल मोटिव वॉज, कर्जन ने विभाजन का कारण प्रशासनिक अव्यवस्था को बताया। कर्जन ने विभाजन का कारण प्रशासनिक अव्यवस्था बताया, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य बंगाली हिंदुओं में बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलना था। हाँ, तो कर्जन ने विभाजन का कारण प्रशासनिक अव्यवस्था बताया, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य बंगाली हिंदुओं में बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलना था। राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलना था। द रीजन ऑफ बंगाल पार्टीशन वॉज गिवन एज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसऑर्डर बट हिज एक्चुअल मोटिव वॉज टू सप्रेस द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अराइजिंग अमंग बंगाली हिंदू अराइजिंग इन बंगाली हिंदूज। बस ये था, क्योंकि वास्तव में राष्ट्रवाद की भावनाएं मूल रूप से किस में बढ़ रही थी, हिंदुओं में, और वो भी कौन से हिंदुओं में, बंगाली। तो फिर इसने क्या, ये यहाँ पे ऐसे हो जाएंगे धार्मिक मतलब तो ये धर्म के बारे में डिस्कस ज्यादा करेंगे, धर्म ही इनका जो मेन मुद्दा बन के रह जाएगा। और यहाँ पे लैंग्वेज इनकी इतनी जो कम हो जाएगी, बाकी वालों को इनकी लैंग्वेज समझ में ही नहीं आएगी। ठीक है, कर्जन के सैनिक सुधार, कर्जन के सैनिक सुधार, सेनापति किचनर ने सैनिकों के लिए किचनर टेस्ट शुरू किया। किचनर टेस्ट वॉज स्टार्टेड फॉर द सोल्जर्स। सैनिकों को एज को ध्यान ध्यान में रखते हुए अलग अलग जो है वो लिस्ट बनाई गई, और फिर क्या हर सैनिक के लिए जो है वो ये जो साल में इतनी बार टेस्ट देना क्या है, अनिवार्य है, कि इतनी देर देर के अंदर इतने किलोमीटर की रेस होनी चाहिए, इतने पुशअप होने चाहिए। तो ये बस इस प्रकार का जो है वो एक नॉर्मल जो है वो सैनिकों के फिजिक को ध्यान में रखते हुए, शरीर को ध्यान में रखते हुए जो है वो टेस्ट स्टार्ट किया गया था। क्वेटा पाकिस्तान में क्वेटा पाकिस्तान में सैनिक अधिकारियों के मिलिट्री प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। ट्रेनिंग सेंटर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन क्वेटा पाकिस्तान फॉर मिलिट्री ऑफिशियल्स। क्वेटा पाकिस्तान में
सैनिक अधिकारियों के मिलिट्री प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। ट्रेनिंग सेंटर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन क्वेटा पाकिस्तान फॉर मिलिट्री ऑफिशियल्स। ठीक है, सैनिक सदस्य की नियुक्ति पर करजन तथा किचनर में विवाद हो गया। ड्यू टू डिसएग्रीमेंट बिटवीन करजन एंड किचनर over appointment of military officials, करजन resigned। सैनिक सदस्य की नियुक्ति पर करजन तथा किचनर में विवाद हो गया तथा करजन ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो ये बनाए गए। उसके बाद में लिखें आगे नेक्स्ट, तथा करजन ने इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब सीधी सी बात है कि अंग्रेजों ने किसका साथ दिया था? किचनर का साथ दिया था, और इसको इसने अपना जो इंसल्ट माना, अपमान माना, इसलिए इसने उससे जो है वो अलग हो गया। ठीक है, इसके बाद करजन के बारे में बस एक दो चीजें लिखें अलग से, इसमें इसका कोई उससे सुधार नहीं है, अलग एक दो लाइन ही है, अलग से पेज बस दो एक लाइन लिख लो। देखें, किचनर बिलीव्ड इन अ स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी। देखिए, करजन एक सशक्त एवं, अरे सॉरी किचनर नहीं, हाँ अच्छा मैंने किचनर बोल दिया क्या? हाँ किचनर नहीं, करजन। करजन बिलीव्ड इन अ स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी। करजन एक सशक्त एवं मजबूत अधिकारी वर्ग में विश्वास रखता था। लिखे नेक्स्ट, ही बिलीव्ड इन ऑटोक्रेट, वह निरंकुशता में विश्वास रखता था। निरंकुशता में विश्वास रखता था। लिखे नेक्स्ट, निरंकुशता, ऑटोक्रेटिक था, वो खुद ही ऑटोक्रेटिक था कि हर चीज में। उसके बाद लिखे नेक्स्ट, ठीक है, वह नस्लीय भेदभाव से ग्रसित था। ही वॉज रेसिस्ट, वह नस्लीय भेदभाव से ग्रसित था। तभी तो वो यूं ऐसा मानता था कि वास्तव में भारतीय जो है वो पिछड़े हुए हैं, और हम केवल इनका यहाँ पे क्या ही कर रहे हैं, इनको सभ्य कर रहे हैं, इनको सिविलाइज बनाने का क्या है प्रयास कर रहे हैं वो। और वो इसको बिल्कुल मानता था कि बिल्कुल हमारा इंटेंशन या अंग्रेजों का इंटेंशन, ब्रिटेन का इंटेंशन कुछ भी गलत नहीं है। हम केवल यहाँ पे जो है वो हमारा मूवमेंट ही है, केवल इंडिया में ही नहीं, इनका अफ्रीका के अंदर भी हमेशा पूरा यही आधार रहा था कि हमारा मेन बेस जो है वो थ्योरी है, वो बस ये। और कहते हैं हम तो कौन सा शासन करना चाहते हैं तुम्हारे ऊपर, ठीक है, ये तो व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी है, ये तो श्वेत व्यक्ति का भार है, भगवान ने हमारे ऊपर डाल दिया है, और हम धर्म से इतने बंधे हुए हैं कि हम इसको छोड़ नहीं नहीं सकते, वरना हम तुम जैसे असभ्य लोगों के बीच में क्यों आएंगे? मतलब भारतीय कहते थे साहब हम तो असभ्य है, तो असभ्य ही सही थे, तो जाओ हटो। तो वो कहते नहीं जाएंगे तो नहीं, ठीक है, तुम लोगों को जो है वो एक बार सिविलाइज तो जो है वो मतलब है ना करके ही जाएंगे। रेसिस्ट तो भयंकर था। तो ये है। उसके बाद में वो देखो जनरली जो है वो गवर्नर जनरल यहीं तक पढ़ते हैं, पर अभी देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में जो है वो मतलब है ना काफी टाइम से कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं
वो जो एकदम से पूछ जाते हैं कि ये घटना कौन से गवर्नर जनरल के समय हुई थी। अभी अपन आगे वाले जितने गवर्नर जनरल है इनकी सबकी घटनाएं आराम से पढ़ेंगे वन बाय वन। यहां पे केवल शॉर्ट शॉर्ट में केवल घटना के बारे में लिखेंगे, उसको मतलब ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। तो बस इससे केवल अपने को थोड़ा एक सीक्वेंस वाइज याद रहेगा, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो लिखे नेक्स्ट, गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो सेकंड, लॉर्ड मिंटो सेकंड, लॉर्ड मिंटो सेकंड। इसका टेन्योर है 1905 से लेकर 1910। ठीक है, तो इसके टाइम में क्या क्या हुआ, तो लिखे मुस्लिम लीग, बस केवल शॉर्ट में लिख लो, बाद में मुस्लिम लीग अपन पूरा पढ़ने वाले हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन अपन आराम से पढ़ने वाले हैं। सूरत अधिवेशन। फिर लिखे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को 1909 ईस्वी में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को 1909 ईस्वी में वॉइस रॉय की कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वॉज द फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल of Viceroy in 1909. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को 1909 में वॉइसरॉय की कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया। देखिए यह प्रथम भारतीय थे जो इस पद तक आए थे। यह क्या है, प्रथम भारतीय। इनके बारे में और भी कुछ लिख लो। ये डोकरा कोई खतरनाक ही आदमी था। नीचे इसी में लिख लो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। लिखे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो ये प्रथम भारतीय के तौर पर इन्होंने कई सारे काम किए कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहुंचने वाले प्रथम है। ठीक है, फिर वापस नीचे प्रथम भारतीय जिन्हें लिखे बिहार एवं उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। प्रथम भारतीय जिन्हें बिहार व उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड एज, तो फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ, ठीक है, बंगाल, अरे सॉरी, बिहार एंड उड़ीसा। फिर लिखें वापस प्रथम भारतीय जिन्हें बंगाल में एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया था। फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड एज एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया था। फिर लिखें एक और उपलब्धि इनकी, प्रथम भारतीय हु बिकेम अ मेंबर ऑफ कैबिनेट इन इंग्लैंड, प्रथम भारतीय जो कैबिनेट मंत्रिमंडल के सदस्य बने, जो कैबिनेट मंत्रिमंडल के इंग्लैंड में सदस्य बने। हालांकि प्रश्न ये दो ही आते हैं,
एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय एसपी सिन्हा थे, और जो वो है ना प्रथम भारतीय जिनको मतलब गवर्नर अपॉइंट किया गया वो भी एसपी। इन दो को लाइन याद रख लो, बाकी वाले दोनों काट लो बोली। काटने का मतलब इन दोनों के प्रश्न आते हैं। एसपी सिन्हा वाला तो कई बार आया हुआ है अलग अलग। ठीक है, ये जो है वो उनमें ये, हालांकि अपन दोबारा और लिखेंगे वापस जब 1909 का अधीन मतलब जब 1909 का 9 के है ना जो सुधार पढ़ेंगे, रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, तब वापस आएगा। फिर लिखें लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड 1910 से 1916, 1910 से 1916, 16, 10 to 16। देखें जॉर्ज पंचम भारत आया, जॉर्ज फिफ्थ केम टू इंडिया। जॉर्ज पंचम, तो ये भी अपन पूरा पढ़ेंगे, 2 पेज के अंदर पढ़ेंगे कि जॉर्ज पंचम कैसे वो जो बॉम्बे पहुंचता है, जॉर्ज पंचम के आने पर उसको कैसे वेलकम किया गया था, उसको लेकर दिल्ली गए, दिल्ली दरबार का आयोजन किया। रुतबा इसका इंग्लैंड में भी बहुत था, पर इंग्लैंड में इतनी भीड़ नहीं थी। ये यहाँ की इतनी भीड़ देखकर बावड़ा हो गया, मेरे को लोग इतना देखने आ गए हैं, इसको लगा कि लोग मेरे को इतना पसंद करते हैं, जबकि अपने यहाँ पे मतलब पसंद ना नापसंद की बात होती ही नहीं है। हैं गोरा देखना है, गोरा क्या उनको, अब इसको कौन समझाएगा? हमारे तो जेसीबी चलती है तो भी 100 एक लोग खड़े खड़े उसको भी उसको भी देखते रहते हैं। तो ये तो गोरा और है, ठीक है, गोरा और है, और जो है वो मतलब पति पत्नी दोनों आए थे, मैरी साथ में थी। तो कई तो लोग बिहार से वगैरह जो है वो पैदल पैदल यूं ही चल के आ गए थे, यार इंग्लैंड का राजा और रानी दोनों आए हैं जो दोनों को क्या करेंगे, देखेंगे। वो तो अथाह भीड़ का समुद्र देखा तो ये एकदम से उसको लगा यार कि इज्जत तो अपनी यार हर जगह है, लेकिन यार ये इंडियंस तो अलग ही, मतलब इतना क्रेज। तो दिल्ली में इसके लिए ऊंचा सा पंडाल बनाया गया था, तो वहां पर जो है वो लोग चिल्ला रहे थे, कर रहे थे, तो इसको समझ में ना कुछ भी नहीं आ रहा था। पर इसी कानों तक किसी ने बात पहुंचा दी थी। इसको खैर पहले से ही पता था कि बंगाल पार्टीशन किया गया था, इससे भारतीय नाराज है, ठीक है। तब इसको मतलब किसी ने कह दिया कि वो तो बंगाल पार्टीशन की वजह से आपसे कुछ लोग नाराज है, वरना क्रेज कुछ और ही होता। तो उसने कहा अच्छा, मतलब ये कम है। तो कह रहे ये तो बहुत कम है साहब। तो फिर ये खुश हो गया, इसलिए इसने 1911 में दिल्ली के अंदर जो बंगाल पार्टीशन कैंसिल कर दिया, इसने बंगाल पार्टीशन रद्द कर दिया गया। और तब तक एक फाइल चल रही थी कि भाई जो है वो दिल्ली को कैपिटल बनाया जाए कि नहीं भी जाए, और तब तक अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि दिल्ली को कैपिटल बनाया जाना चाहिए। इस बात पर जो है वो इसने घोषणा कर दी 1911 के अंदर ही कि अब कलकत्ता राजधानी नहीं होगी, जबकि राजधानी क्या होगी, दिल्ली होगी। 1911 के अंदर घोषणा हुई, 1912 के अंदर कैपिटल ट्रांसफर हुआ। तो ये अपन सारा जो बाद में पढ़ेंगे, और उसके बाद में कैसे लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली के अंदर एंटर होता है, इसके ऊपर अटैक किया जाता है, बच जाता है, तो ये भी पढ़ेंगे अपन बाद में। यहाँ तो केवल मेन मेन जो है वो भाई 1910 से 1916 में ये मुख्य मुख्य घटनाएं हुई। तो जॉर्ज पंचम भारत आया, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसके समय स्टार्ट हो गया था। फिर क्या सूरत का नमक विद्रोह, सॉल्ट रिवॉल्ट ऑफ सूरत, सूरत का नमक विद्रोह। तो ये भी अपन जो है सारी घटनाएं पढ़ेंगे। इसके बाद लिखे नेक्स्ट लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, होम रूल लीग, होम रूल लीग लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय की घटना है, ठीक है।
ये जो है ये मतलब चीजें थोड़ी अपन मेन यहां तक इसलिए आते हैं, इन चीजों को पढ़ते इसलिए शॉर्ट में, कि एकदम से जैसे अपने को मान लो टेन्योर याद भी हो, अपन कहते हैं तारीखें तो कोई डायरेक्ट सवाल तो नहीं आते, पर अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट कभी कभार सवाल आते हैं। एकदम से आ जाता है मिलान करने वाला कि सब होम रूल लीग की स्थापना, ठीक है, तब अपने को पता है कि जो हार्डिंग का टेन्योर जो है वो 16 में खत्म होता है, चैम्सफोर्ड का टेन्योर 16 में स्टार्ट होता है, होम रूल लीग भी 16 में था। तब कंफ्यूजन हो जाता है यार कि याद ये तो पता है कि हार्डिंग का टेन्योर 16 में खत्म हुआ, चैम्सफोर्ड का कार्यकाल 16 में क्या हुआ, शुरू हुआ, और होम रूल लीग जो 16 में स्टार्ट हुई, पर ये जब स्टार्ट हुई तब यार कौन था गवर्नर जनरल, तब पता होना चाहिए कि ये जो है वो चैम्सफोर्ड के समय की क्या है घटना होती है, तो होम रूल लीग, ठीक है। उसके बाद देखिए एसपी सिन्हा को बिहार एवं उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया, इसके समय चैम्सफोर्ड के टाइम पर। ये वो एसपी सिन्हा है जिसके बारे में अपने थोड़ी देर पहले लिखा है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा was appointed as the governor of Bihar। एसपी सिन्हा को बिहार एवं उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। हाँ, उड़ीसा भी है। वैसे ये सब उस जमाने में अलग नहीं थे, एक ही बहुत बड़ा पार्ट था, लेकिन एक बड़े पोर्शन का गवर्नर अपॉइंट किया गया था। ठीक है। तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध, थर्ड एंग्लो अफगान वॉर 1919 से 21। तीसरा आंग्ल अफगान युद्ध, ये भी इसी के समय की जो है वो घटना है 1919 से। हालांकि अब ये थक चुके थे अफगानिस्तान से लड़ते लड़ते, इसलिए इसके अंदर इन्होंने अफगानिस्तान से कहा तुम चाहते क्या हो, तब उन्होंने कहा हमारे सारे विदेशी मैटर हम खुद देखेंगे, तो कहा तुम रखो, इसलिए इसमें सारी विदेशी शक्तियां इनको दे दी गई थी। इसके बाद में युद्ध इन्होंने जो ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया था, ठीक है। उसके बाद लिखे लॉर्ड रीडिंग 21 से लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 लिखे। रीडिंग यहूदी थे, रीडिंग वॉज ज्यू, एकमात्र गवर्नर जनरल जो यहूदी था। देखिए, नमक कर कानून पारित हुआ था 1923 में, सॉल्ट टैक्स लॉ वाज पास्ड इन 1923। नमक कर कानून पारित हुआ था 1923। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद की दिल्ली में हत्या हो गई थी 1926 में। स्वामी श्रद्धानंद की दिल्ली में हत्या हो गई थी 1926 में। हत्या करने वाले व्यक्ति का नाम था कोई अब्दुल रशीद करके एक व्यक्ति था, अब्दुल रशीद द्वारा। स्वामी श्रद्धानंद जी के नाम सुना हुआ है आपने? ये उस जमाने में बहुत बड़े ब्रांड नेम थे, ठीक है। अपन ऑर्थोडॉक्स भी कह सकते हैं इनको, तो बहुत ऑर्थोडॉक्स थे, क्योंकि ये इनके बारे में अपन और भी आएगा बाद में। स्वामी श्रद्धानंद जी का संबंध आर्य समाज से था, ठीक है। और आर्य समाज में उस जमाने में दयानंद सरस्वती की बाद में यदि कोई सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था तो वो स्वामी श्रद्धानंद जी थे, ठीक है। आर्य समाज के अंदर दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा। शुद्धि आंदोलन को आज की तारीख में लोग वो जो घर वापसी कहते हैं, तो वो शुद्धि आंदोलन के तहत ऐसे वो सारे लोग जो पहले हिंदू थे और बाद में
मतलब क्रिश्चियन, मुस्लिम या और किसी भी धर्म में चले गए हैं, तो उन सबको वापस जो है वो उस आंदोलन के तहत वापस जो है वो हिंदू धर्म में लाया गया था। तो वही जो वो मुल्ला साहब शुद्धि आंदोलन था। तो शुद्धि आंदोलन को आरंभ दयानंद सरस्वती ने किया था, लेकिन उसको मास लेवल पर चलाने वाले स्वामी सिंह जो वो मुल्ला साहब श्रद्धानंदी थे, और ये आर्य समाज के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। फिर इनकी जो वो है ना पॉलिसी थी, उसके कारण से आर्य समाज कालांतर में दो दो भागों में डिवाइड हो गया था। दयानंद सरस्वती के बाद में ये लोग बाकी वक्त तो है ना कुछ मामलों को लेकर एग्री और डिसएग्री करते थे। अब इनके आपस में मानने और नहीं मानने लायक बातें बहुत सारी चीज थी, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की तरफ लौटो, ठीक है, और उन्होंने कहा कि वेद में लिखी हुई हर बात सही है। अब इस बात को सबने मान तो लिया, लेकिन अब फिर भी वेदों में कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई थी जो अपने यहां पे लोग सहमत करते नहीं थे। जैसे कि ऋग्वेद के अंदर मांसाहार का विरोध नहीं है। अब आर्य समाज से जुड़े हुए उस जमाने के अंदर हजारों नहीं लाखों लोग जो है वो ब्राह्मण भी थे। अब वो आर्य समाज को मान रहे हैं, वेदों की और लौटो के नारे को मान रहे हैं, ऋग्वेद को मान रहे हैं, लेकिन वो जो मांसाहार वाली बात पे नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे नहीं, मांसाहार की बात पे नहीं है। इसलिए वो उसमें एक तो ये भी पार्टीशन था। फिर आर्य समाज में कुछ लोग ऑर्थोडॉक्स थे, मांसाहार खा रहे हैं लेकिन मछली नहीं खा रहे हैं, क्योंकि ऋग्वेद में मछली का उल्लेख नहीं है। आज भी जो कट्टर मतलब आर्य समाजी होता है वो है ना नमक नहीं खाता, क्योंकि ऋग्वेद में नमक का उल्लेख नहीं है। कुछ लोगों ने कहा यार ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, अब यार नमक है ही नहीं। अब कई आर्य समाज, कई क्या बहुत सारे आर्य समाज नमक खाते थे, तो वो बाकी वाले विरोध करते नमक मत खा। उन्होंने कहा यार ये कोई बात थोड़ी हुई। हम वो जो ऋग्वेद को मान रहे हैं, लेकिन यार कोई एक ही किताब के अंदर सारी चीजें लिखी हुई हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब यार आप ऐसे कह रहे हो तो वो तो होता है कई बार कि भाई तो ये कट्टर जो है वो आर्य समाजी होते हैं, वो भयंकर ही होते हैं। तो मेरे को खुद को एक बार मिल गए थे ट्रेन के अंदर, दिल्ली से मैं जो वो आ रहा था, तो वो सामने थोड़े बुजुर्ग तो नहीं थे मतलब लगभग, पर हाँ बुजुर्ग टाइप से वो बिहेव, मतलब बुजुर्ग कम थे लेकिन बुजुर्ग टाइप बिहेव ज्यादा कर रहे थे। अपनी सोसाइटी में दोनों प्रकार के लोग होते हैं। एक वास्तव में बुजुर्ग होते हैं लेकिन फिर भी वो हमेशा यंग होने का दिखावा करते रहते हैं, और वो यंग दिखते भी है। एक वास्तव में कुछ जो बुजुर्ग नहीं होते लेकिन फिर भी जो है वो बुजुर्ग होने का क्या है दिखावा करते। उनको यूं बहुत अच्छा लगता है, अपने से एक दो साल छोटा है उसको भी आशीर्वाद देना, पीठ थपथपाना, शाबाश बेटा ऐसे ही करते रहो। जैसे आपने तो पता नहीं कौन से यूपीए ठीक है, आपने पता नहीं कौन से जिंदगी में झंडे गाड़ दिए, ठीक है। फॉर्म लेके जा रहे हैं जो वो वृद्ध मतलब सब वो मतलब है ना वृद्धावस्था जो है वो मतलब सब पेंशन स्टार्ट करवाने के लिए, और लोगों का शाबाश ऐसे ही करते रहो। खैर वो तो कुछ नहीं, आशीर्वाद होता है। तो वो थोड़े इतने बुजुर्ग थे नहीं, लेकिन बुजुर्ग होने का दिखावा ज्यादा कर रहे थे। तो ट्रेन पे बैठे थोड़े अच्छे खासे पद पे भी लग रहे थे शायद आर्य समाज में, क्योंकि उनके मतलब उनको वहां छोड़ने के लिए 5-7 लोग आ रखे थे। तो वो 5-7 जैसी ट्रेन रवाना हुई तो वो सबको आशीर्वाद देगा, हाँ बेटा शाबाश तू ऐसे करता रहे, तू ऐसे करता रहे। फिर वो सब ने कहा चलो चलो, सब यूं चरण स्पर्श वगैरह करे वो शाबाश। तो मुझे लगा ये अंकल जी कोई खतरनाक आदमी है। मैं कहा ये इससे पहले कि अपने को पकड़े अपन चुपचाप सो जाओ, ठीक है। लेकिन ट्रेन जैसे ही रवाना हुई तो अब उनको श्रोता मिल नहीं रहा था, तो वो मेरे को उठा दिया, बच्चा खड़ा हो जा मैं भी खड़ा, मैं क्या हाँ अंकल, अच्छा और मैं क्या अंकल कहाँ जा रहा है, मैं क्या अंकल मैं जोधपुर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा जोधपुर जा रहे हो, अच्छा 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 अच्छा। तो मैं क्या अच्छा अच्छा अंकल जी, तो बेटा क्या ही करते हो। मैं क्यों करता, तो मैं क्यों मैं कुछ है ना छोटी मोटी जॉब करता हूँ कहीं पर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम स्वामी दयानंद सरस्वती जो जानते हो। तो मुझे अलग थोड़ा अनुमान तो हो गया था कि शायद आर्य समाज जुड़े हुए हैं। वो उन्होंने जैसे ही पूछा कि स्वामी दयानंद सरस्वती को जानते हो, तो फिर मैंने कहा मैं उनको कौन नहीं जानता, क्या जानते हो उनके बारे में, मैं बस नाम नाम जानता हूँ, ठीक है तो बेटा वेदों की ओर लौटो हमारा। मैं फिर उन्होंने अपना इंट्रो दिया, इंट्रो देके अपने बारे में बताया कि मैं ये हूँ, और वो यहाँ कहीं के थे जयपुर साइड के कहीं के, और मैं वहाँ का जो है वो हेड हूँ आर्य समाज का। आर्य समाज का नाम सुना है, मैं हाँ सुना है। तो हम आर्य समाज में ये काम करते हैं। फिर अपनी प्रीचिंग जो होती है ना वो स्टार्ट हो गए, और मैं हाँ हाँ और क्या जानते हो आर्य समाज के बारे में, मैं कुछ नहीं जानता। बेटा कभी हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री का मेरा लेना देना नहीं अंकल जी, मैं क्या अच्छा क्यों बेटा, मैं क्यों वो ऐसे ही, मैं अंकल जी मैं साइंस का स्टूडेंट, तो हाँ कुछ नहीं, मैं तुम्हें अभी सभी जो वो बता देता हूँ। फिर वो हुए तो फिर खूब देर बातें करते रहे। अब वो फिर वो ऑर्थोडॉक्स थे, कट्टरवाद जब आ जाता है ना तो वो समाज के लिए जो है वो हानिकारक हो जाता है।
फिर वो बिल्कुल वैसे ही नफरत भरी टाइप सी बातें, ऐसे हो जाना चाहिए, शुद्धि आंदोलन ऐसे होना चाहिए। मुझे भी लगा मैं इनसे कोई बहस करने ज्यादा मतलब नहीं है। फिर उन्होंने एकदम से बैठे बैठे जितने में खाने वाला आ गया, तो मैंने कहा भैया एक प्लेट खाना। तो उन्होंने कैसा है, तो उन्होंने कहा खाने जैसा खाना है कि नहीं फीका है क्या। तो उसने कहा फीका तो नहीं। अरे यार तुम यार ट्रेन वाले गजब करते हो, फीका कुछ सर्व नहीं करते। तो मुझे लगा मैं क्योंकि इनके बीपी की प्रॉब्लम होगी इसलिए नहीं खा रहे होंगे। तो मैंने कहा दे मेरा, अरे मैं अंकल कुछ कुछ खा लगा, नहीं नहीं इसमें नमक है। तो मैं ऐसे कभी कभार थोड़ा बहुत खा लो तो क्या फर्क पड़ा। उसने कहा नहीं नमक नहीं खाते हम आर्य समाज वाले। मैं कहा अच्छा अच्छा ये आर्य समाज वाले हैं, हम इसका मतलब मछली भी नहीं खाते होंगे। खैर खैर अपने कुछ बोला ही नहीं। तो मैं खाना वाना खा लिया। फिर वो उस बात पे स्टार्ट हो गए कि ऋग्वेद को फॉलो करना है तो ऐसे करो और ऐसे करो और वो करो, उसमें ऐसा लिखा हुआ है और उसमें वैसा लिखा हुआ है और उसमें वो है। वो 15-20 मिनट तक। तो फिर मैंने कहा अंकल में आप कुछ तो खा लो। हाँ बेटा एक काम करे यार मेरे लिए फ्रूट व्रूट ला ही देगा, मैं अगला स्टेशन आने दो। तो मैं उतरा, फ्रूट व्रूट ला के रख दिया। अब उसके बाद में वो अंकल जी जो है वो घंटे भर तक जो है वो मेरे को छीलते ही रहे। ठीक है, और मेरे को मतलब उनको लगा कि मैं इसको तो आज के आज मेंबरशिप दिला के ही रहूंगा। ठीक है, और फिर मेंबरशिप दिलाने के बाद में फिर वो कहे कि हमारे समाज वाले शादियां भी करवाते हैं। मैं ठीक है, तो बेटा हमारे जो आर्य समाज नहीं, तो उन्होंने कहा कि तू बेटा जो है वो ऐसे ये है। मैं कहा हाँ अंकल जी अंकल जी। फिर वो लास्ट में थोड़ी अति करने लगे। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा नहीं है यार वो। मैं अंकल जी वैसे तो मैं देखो आपने जो भी कहा मैं सब बातों का सम्मान करता हूँ, पर वैसे तो मैं कि ऋग्वेद में कई चीजों के बारे में जानकारी नहीं है। पर इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि अपन उनका जो है वो बहिष्कार कर देंगे। ऋग्वेद का 100% सम्मान है। आज तक दुनिया में ऋग्वेद से अच्छा ऑथेंटिक कोई भी जो है वो पुस्तक नहीं है। पर ऋग्वेद में ऐसा लिखा हुआ नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका प्रयोग नहीं करेंगे। ऋग्वेद में पंखा नहीं है। ठीक है, मतलब किसी भी पवित्र पुस्तक के अंदर पंखे का, एसी का, कूलर का उल्लेख नहीं है, ट्रेन का उल्लेख नहीं है। मैं फिर अब यार ट्रेन का उल्लेख नहीं है तो अब मतलब ऐसे जिद थोड़ी ना पकड़ेंगे। अब मैं तो जो है वो भाई मेरे को तो मैं जयपुर जाना है, मैं यहाँ से दिल्ली से जो है वो पैदल पैदल ही चला जाऊँ, ट्रेन से ही जाना पड़ेगा। फिर अंकल जी मेरी तरफ लगे तू नास्तिक है, घोर नास्तिक है। मैं कहा हाँ अंकल जी। फिर मैं चलो ठीक। तो खैर, पर स्वामी श्रद्धानंद जी चीजों को बहुत अच्छे से समझते थे, हैंडल करते थे। स्वामी श्रद्धानंद जी पता नहीं आरंभ में कैसे रहे होंगे लेकिन बाद में बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। और जब बाद में प्रसिद्ध हुए उस समय एकदम से जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता के पहले ये मतलब कभी पक्षधर नहीं थे। रॉलेट एक्ट आएगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पे जो है वो रैलियां वगैरह निकालेंगे। उस चक्कर में एक छोटी सी घटना होगी अमृतसर के अंदर और उस कारण से जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा तो उसके बाद में जो है वो जगह जगह पर जो है वो मतलब सब मतलब है ना वो जो सत्याग्रह स्टार्ट हो जाएंगे। सत्याग्रह स्टार्ट होंगे तो ये स्वामी श्रद्धानंद जी थे जिन्होंने गांधी जी को दिल्ली इन्वाइट किया था। और जब गांधी जी को दिल्ली इन्वाइट किया और वो गांधी जी ने कहा बिल्कुल मैं आता हूं दिल्ली। हालांकि बीच रास्ते में ही जो वो पुलिस ने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके वापस बॉम्बे ले जाके छोड़ दिया। इस बात पर गांधी जी ने इनको कहा कि आपका मिशन पता नहीं क्या है लेकिन इस समय भारत के लिए हिंदू मुस्लिम एकता बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन्होंने अपने आप पॉलिटिक्स का पूरा नजरिया एकदम से चेंज कर दिया। अब ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक हो गए थे। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक हुए और इन्होंने अपने उस जमाने में जितने भी लोग थे उनको सबको बुलाकर कहा कि अभी समय की मांग ये है कि एक बार अंग्रेजों से लड़ने के लिए सबको साथ में रहना चाहिए। और इस बात पर जो है वो जामा मस्जिद पर इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर भाषण दिया। उसके बाद 1926 के अंदर ही ऐसी किसी हिंदू मुस्लिम एकता की रैली के ऊपर ये जो है वो भाषण दे रहे थे, तब किसी अब्दुल रशीद नामक व्यक्ति को लगा कि ये आदमी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है और उसने इनकी जो है क्या है हत्या कर दी थी। तो वैसे इनका आर्य समाज में बहुत सम्मान है। और मतलब आर्य समाज में आप में से कोई शायद तक जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए इनके बारे में सुना हुआ नहीं है, वरना जो भी जुड़े हुए होंगे उन्होंने इनके बारे में जरूर सुना हुआ होगा। अभी कुछ दिन पहले इनकी जयंती थी, आर्य समाज ने बड़े लेवल पर जो है वो इनकी जयंती को मनाया था। ये लॉर्ड रीडिंग के समय की घटना है। तो खैर ये लॉर्ड जो है वो चैम्सफोर्ड की कुछ घटनाएं हैं, ये लॉर्ड रीडिंग की। ये वाली लाइन याद रखना क्यों ये वो फेज है जब यूरोप के अंदर यहूदियों के प्रति नफरत भरी भावनाएं पनपना आरंभ हो चुकी थी। अपन देखेंगे ना कि भाई एक मतलब केवल एक हिटलर ने अकेले ने 40-50 लाख यहूदियों को मार डाला था। तो वो एकदम से कोई ऐसा नहीं था कि एकदम से उसके दिमाग में आया और उसने ऐसा किया। यूरोप में यहूदियों के प्रति ये भावना काफी टाइम से जो है वो पनप रही थी। कई सालों का गुस्सा था इसलिए हिटलर ने इतने सारे यहूदियों की जो है वो हत्या कर दी थी। इसी कारण से तो बाद में सबको यहूदियों को लगा कि यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है वो इसराइल का क्या है गठन हुआ था। और उस जमाने में तो वो ये जो रीडिंग थे ये अपनी योग्यता के दम में इंग्लैंड का इनका इंग्लैंड में इनके विरोधी भी बहुत थे लेकिन ये इंग्लैंड में भी बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर और पदों पर रहे थे। इसलिए प्रश्न आता है कि ऐसे कौन से एक गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय है
जो यहूदी थे तो वो कौन थे? रीडिंग। नाम ही इनका रीडिंग था। तो नहीं, यहूदी पढ़ने में सबसे ज्यादा तेज है। यहूदी इतनी मतलब इतनी माइनॉरिटी में है, लेकिन आज तक सबसे ज्यादा नोबेल प्राइजेस मतलब यहूदियों को ही मिले हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, जबकि मतलब माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में भी मतलब बहुत ज्यादा माइनॉरिटी। ठीक है, तो ये थे। उसके बाद लिखे लॉर्ड इरविन। लिखे 1926 से 1931। भारतीय रियासत समिति भारतीय रियासत समिति भारतीयों, रियासतों व अंग्रेज सरकारों के संबंधों की जांच के लिए इसका गठन हुआ था। ये भी अपन पढ़ेंगे वापस लॉर्ड इरविन के समय। बटलर समिति, इसमें ऊपर वाली बाद में आ जाएगी सारी, ये इंफॉर्मेशन लिख देना, ये बाद में नहीं आएगी। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात, 31/10/1929 को इरविन ने दीपावली घोषणा पत्र जारी किया। इकतीस दस उन्नीस सौ उनतीस को दीपावली घोषणा पत्र जारी किया। इरविन इश्यूड दीपावली डिक्लेरेशन। तो दीपावली डिक्लेरेशन का संबंध किससे है? मतलब इरविन से है। इसमें कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे चल रहे थे कि 1927 के अंदर इंडिया में एक कमीशन आया था जिसका नाम था साइमन कमीशन। ठीक है, कुछ कारणों से साइमन कमीशन का विरोध किया गया था और साइमन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए था क्योंकि उस मतलब कमीशन को श्वेत कमीशन कहते हैं, व्हाइट कमीशन, क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर इसका हेड तो मेन साइमन ही था, लेकिन इसके अलावा 6 सदस्य और थे, तो कुल मिला के 7 सदस्य थे और सातों के साथ तो अंग्रेज थे। इसीलिए ही इंडिया में साइमन कमीशन का क्या था? विरोध था। भारतीयों की मांग ये थी कि ये सारे के सारे अंग्रेज क्यों हैं, इसके अंदर भारतीय भी होने चाहिए। इसलिए साइमन कमीशन के जो वो विरोध में साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। उसके बाद में साइमन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी, तो भारतीयों ने रिकमेंडेशन सुनने से ही मना कर दिया, तो हमें सुननी भी नहीं है। साइमन कमीशन ने कहा कि यदि इसमें तुम लोगों को कुछ ऐसे कमी लगती है तो उसके बारे में अपन बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन तुम एटलीस्ट इसको एक बार सुन तो लो, है ना, समझ तो लो। तो इस बात पर भारतीयों ने कहा नहीं, हमें इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसलिए वो है। तो साइमन कमीशन में हाँ, हालांकि कोई उनकी रिकमेंडेशन थी, उसमें 1 2 3 चीजें गलत थी, पर 1 2 चीजें अच्छी भी थी। तो इस बात पर जो है वो उस जमाने में जो है वो सेक्रेटरी था भारत सचिव बिरकेन हेड। अब उसका हेड जो था वो बिरकेन ही था, पहले से ही बिखरा हुआ ही था। इसलिए उसको गुस्सा आ गया और उसने आकर एकदम से कहा कि भाई तुम लोगों को लगता है क्या जो है वो तुम जैसा सोचते हो वैसा ही हो जाएगा? तो वो भारतीयों ने कहा बिल्कुल, भारतीय मतलब कांग्रेस, कांग्रेस डील कर रही है, ठीक, कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, वो है। तब उस बात पर उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं। बिरकेन हेड ने जो है वो चैलेंज ही दे दिया भारत सचिव ने, कहा कि तुम एक काम करो, तुम भारतीय अपनी तरफ से रिकमेंडेशन जो है वो लेकर आओ और तुम जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे 100%।
जैसा जैसा तुम कहोगे वैसा सब कुछ होगा। तो सभी नेताओं के एकदम से बाँछें खुल गई, सारे सारे खुश हो गए। उन्होंने क्या बात कर रहे हो, पक्का? तो पक्का। तुम लोग कहोगे डोमिनेंट स्टेट का दर्जा दो, डोमिनेंट स्टेट का दर्जा देंगे। तुम लोग कहोगे स्टेट के अंदर मतलब साहब मतलब वो जो ऑटोनोमस दो, देंगे, स्वायत्ता देंगे राज्यों के अंदर। तुम लोग कहोगे केंद्र में ऐसा ऐसा होना चाहिए, वो भी करेंगे। जैसा जैसा तुम कहोगे वैसा वैसा होगा। इसलिए तुम लोग एक रिपोर्ट बनाकर लेके आओ और हम बस मुझे वो रिपोर्ट दे दो, ऐसा ही होगा। यदि तुम लोग साइमन कमीशन को नहीं मानते, ठीक है रहने दो, साइमन कमीशन को साइड में करते हैं, तुम्हारी बात मान लेते हैं। तो भारती खुश हो चुके एकदम से, जितने में उसने वापस किया। लेकिन पूरी बात सुनो, उसमें तुम लोग सब सहमत होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि तुम लोगों के बीच में ही डिस्प्यूट हो। एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें तुम लोग सब एग्री करते हो तो हो जाएगा। तो उस समय जितने भी भारत के नेता थे बड़े बड़े, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, तो उस समय उनको कॉन्फिडेंस था कि नहीं हो जाएगा। तो उन लोगों ने कहा हाँ ठीक है पक्का डन, हम आपको एक जो है वो, भले हम लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन जैसे तैसे करके आपको एक ऐसी रिपोर्ट बनाकर देंगे जिसके अंदर जो है वो मतलब हम लोग सारे सारे एग्री करेंगे। तो कहा चलो ठीक है साहब। और ये गए जैसे जैसे रिपोर्ट बनाने के लिए बैठे, तो उस जो वो रिपोर्ट बनाने के जो हेड थे वो थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। ठीक है। और जैसे रिपोर्ट बनाने के लिए बैठे, रिपोर्ट के अंदर वो जो रिपोर्ट आई थी उसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। अपन लोग पढ़ेंगे बाद में। नेहरू रिपोर्ट के अंदर पहला ही पॉइंट लिखा गया, वहीं पर झगड़ा स्टार्ट हो गया। और अंग्रेजों को यह बात पता थी कि ये ऐसी एक रिपोर्ट कभी बना ही नहीं सकते जिसमें ये सब जो है वो सहमत हो, सारे सारे एग्री करते हो। कि इतना बड़ा देश है, इतने ज्यादा धर्म है, इतनी ज्यादा जातियां हैं कि इनके बीच में कभी एकजुटता होना संभव ही नहीं थी। इसीलिए तो अंग्रेजों ने चैलेंज दिया था कि तुम बस एक रिपोर्ट बना के लाके दो। और वास्तव में रिपोर्ट बनी ही नहीं, क्योंकि पहले पॉइंट पे ही झगड़ा हो गया। मतलब झगड़ा आरंभ हो गया था, वो झगड़ा तो लास्ट में ही होगा। और झगड़ा भी और किसी के बीच में ही नहीं, मतलब पिता और पुत्र के बीच में ही हो गया। मोतीलाल नेहरू ने कहा डोमिनियन स्टेट की डिमांड करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं, इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं। झगड़ा बस वही था। तब जो वहां पे अंग्रेजों के लोग थे उन्होंने कहा लो बापन बेटो ही जी, ठीक है, अभी आगे तो बात बढ़ी ही नहीं, आगे तो बात क्या है, बढ़ी ही नहीं। फिर उन्होंने कहा चलो इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। बाकी वाले जितने भी सदस्य थे, 9 उसमें मेंबर थे, बाकी वालों ने कहा चलो इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, बाद में भी काट छांट करके अपने को लास्ट में फाइनल कॉपी सबमिट करवानी है ना। थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़ते ही एकदम से जो है वो दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग होगी। तो इस बात पे जो है वो वापस इनके बीच में झगड़ा हो गया कि नहीं ऐसे नहीं होगा, आरक्षण दे देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट अपन बाद में पढ़ेंगे। पृथक निर्वाचन में सब, पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि जिस धर्म या जिस जाति के लोगों को मिलेगा उसमें उसी धर्म या जाति का आदमी खड़ा होगा और उसी धर्म और जाति का व्यक्ति ही मतलब वोट करेगा, बाकी वाले नहीं करेंगे। ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचन जो है वो पहली बार दिया गया था 1909 में। ठीक है, 1909 में जो है वो मिला था मुस्लिम को। और उस समय ही घोषणा कर दी थी जितने भी एक्सपर्ट थे उन्होंने कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब आने वाले समय में इस देश का जो है वो है ना विभाजन करवाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि सब जब मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, पृथक निर्वाचन जो का मतलब अधिकार दिया गया, इसका मतलब मुस्लिम ही खड़े होंगे, मुस्लिम ही वोट देंगे। एक क्षेत्र 100 लोग है, 1000 लोग है, ठीक है, 1000 में से 900 नॉन मुस्लिम है, एग्जाम्पल मान लो 100 मुस्लिम है, 2 लोग चुनाव में खड़े हुए, इन 900 को तो वोट करने का अधिकार ही नहीं है। वोट करने का अधिकार केवल किनको है, इनको है। ठीक है। अब ये मिस्टर ए गया और मिस्टर ए ने जाकर, चूंकि इसको ये 900 जो है वो मतलब अलग धर्म के लोग हैं, इससे इसको कोई भी लेना देना नहीं, उसको पता है वोटर तो ये है। और ये वोटर किस बात से खुश होने वाले हैं, इनको मतलब सब इनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करने से खुश होने वाले हैं, इनके लिए नफरत भरे शब्दों का प्रयोग करने से खुश होने वाले हैं। तो उन्होंने जाके जो है वो 4 नफरत भरे शब्दों का प्रयोग किया, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। उसको समझ में आया अच्छा ऐसे बढ़ते हैं क्या वोट, इसने जाके 8 नफरत भरे शब्दों का जो वो प्रयोग किया, इसकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई। तभी ये जो 1909 के जो वो है ना सुधार है, उसका नाम जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स है। तो मिंटो तो गवर्नर जनरल था और मार्ले सेक्रेटरी था। तो मार्ले ने उस समय ही कहा था कि हम आज जो ये दांत के जो मतलब आज जो है हम इस नाक के दांत वो मतलब है ना लगा रहे हैं ना, इसके मतलब इसके परिणाम भयंकर होंगे। इसके परिणाम आने वाले समय में आज नहीं तो 40 साल बाद में देखना। उस समय उसने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये जो है वो अलग अलग होना पड़ेगा, इनको एक साथ रहना जो है वो पॉसिबल ही नहीं होगा। 1919 में
ये जो है वो पृथक निर्वाचन का अधिकार सिखों को दिया गया और प्लस एंग्लो इंडियंस और ईसाई जो है वो इन सबको दे दिया गया। उसके बाद में जो है वो उन्होंने मतलब उसके बाद में जो है वो ठीक है जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो सब उसके बाद में जो है वो बाद में मतलब सब दलितों को दिया गया, लेकिन गांधी जी के प्रयासों से जो है वो टल गया था। तो खैर जब डोमिनियन ये जो खैर अपन वापस आते हैं रिपोर्ट के ऊपर, तो वो रिपोर्ट के ऊपर बाकी मतलब आगे आकर जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध किया तो मतलब सारे सारे मुस्लिम जनप्रतिनिधियों ने कहा ऐसे थोड़ी होता है, ये पृथक निर्वाचन तो रहना ही चाहिए। इसलिए नेहरू रिपोर्ट जब सबमिट करवाई गई तब उससे ये लोग सारे एक मत नहीं थे, इसलिए उन्होंने एकदम से अंग्रेजों ने कहा ठीक है भाई, मैंने तुम्हें शर्त यही यही थी कि यदि तुम लोग सब एक मत होकर आओगे तो हम ऐसा कहना मानेंगे, चूंकि तुम लोग सारे एकजुट नहीं हो इसलिए ये रिपोर्ट हमारे किसी काम की नहीं है, फाड़ के फेंक दी। इससे भारतीय सारे नाराज थे, नाराज तो थे लेकिन करें तो करें क्या, उनको समझ में नहीं आ रहा था अंग्रेजों के मतलब मूड में क्या है। ऐसे में 1929 के अंदर दीपावली का त्योहार चल रहा था। इरविन ने उस जमाने में सारे जितने भी प्रतिष्ठित लोग थे जिनको बुलाया जा सकता है उन लोगों को सबको बुलाया और सबको बुला के जो वो दिवाली के रामे सामे किए और वो रामे सामे करने के बाद में फिर कहा चलो तुम लोग ऐसा आशा करोगे कि इरविन तुम्हें कोई इनको गिफ्ट देगा, तो मेरे पास कोई बहुत बड़ा गिफ्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ आज मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। तब भारतीयों ने कहा क्या, ये घोषणा ये है कि हम भारत को जल्दी से जल्दी डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। बस यही घोषणा क्या थी, मतलब दीपावली घोषणा थी। तो इसने डोमिनियन स्टेट की घोषणा कर दी थी, इसलिए ये प्रश्न आता है कि ऐसा किसने किया था, तो ये जो है लॉर्ड इरविन। फिर लिखें लॉर्ड विलिंगटन, नाइनटीन 1931 से 1936। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36। लेकिन स्वयं को मुसोलिनी कहा था, ही कॉल्ड हिमसेल्फ मुसोलिनी। एकमात्र गवर्नर जनरल होगा शायद तक जो इस पोस्ट पर रहते हुए हमेशा दुआएं करता था फटाफट 36 आ जाए, इसका टेन्योर खत्म हो जाए और ये घर जाए। इंडिया से दुखी हो गया था ये ऐसा गवर्नर जनरल था जो है ना गांधी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। और ये अपनी सिस्टर को जो है वो पत्र लिखता था और वो उसके अंदर पत्र के अंदर जो है वो सारे लेटर्स में अपनी सिस्टर को जो है वो गांधी जी के बारे में शिकायतें करता रहता था और वो कहता था बहुत खतरनाक आदमी है मतलब गांधी जी। तो वो मतलब उसकी सिस्टर कहती है मतलब है ना कैसे खतरनाक है यार, कि बात बात पे धमकी देता है कि भूख हड़ताल कर दूंगा, यहीं बैठ जाऊंगा, उठूंगा नहीं, मतलब जब जो इच्छा है वही कर लेता है। और के डराओ धमकाओ तो कि लो मेरे लठ मार लो मेरे थप्पड़े मार लो, मतलब कि हम लोग उनसे यूं मतलब अजब ही डरे हुए से ही रहते हैं, इसलिए वो शिकायतें करता है। तो फिर अपनी सिस्टर को एक बार एक लेटर के अंदर लिखता है कि यदि गांधी नहीं होता तो ये दुनिया बहुत ही सुंदर होती। ठीक है, इतना ये जो क्या है उनसे जो वो दुखी हो रखा था। तब बोले तब वो इसकी सिस्टर कहती है ऐसा हो तू आ ही जा, उसने कहा मतलब आना ही है। वो खैर बस एक बार टेन्योर खत्म हो जाए। फिर ये कहता था कि भारत की जनता बहुत भोली है, उसने गांधी जी को अपना उद्धारक मान लिया है, जबकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यह आदमी बहुत ही अलग खेल खेल रहा है। तो पता नहीं मतलब विलिंगटन को गांधी जी से मतलब कुल मिला के ओवरऑल ये शिकायतें थोड़ी क्या थी, ज्यादा थी। लेकिन लॉर्ड लिनलिथ को 36 से लेकर लॉर्ड लिनलिथ को 36 से लेकर 44, 1936 से लेकर 1944, लेकिन भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए चैटफील्ड कमेटी का गठन किया। फॉर्मेशन या ही फाउंडेड चैटफील्ड कमेटी फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी।
भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए चैटफील्ड कमेटी का गठन किया? ये चैटफील्ड कमेटी का गठन जो है वो लिन लिथगो के समय हुआ था। फिर लिखें, इससे भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखें, वॉइस रॉय के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ वॉइस रॉय, वॉइस रॉय के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल था इसका। ये थोड़ा सिस्टमेटिक ज्यादा था। सिस्टमेटिक तो क्या का था, पता नहीं क्या था इसकी जो वो प्रॉब्लम। कुछ लोग इसके बारे में जो पॉजिटिव लिखते हैं, कुछ लोग इसके बारे में बहुत नेगेटिव लिखते हैं। इसकी फैमिली में किसी की शादी थी, शादी थी तो इसने जो वो भारतीयों में अच्छे अच्छे पावरफुल भारतीय थे, पर उसमें जितने भी पावरफुल का मतलब इसके लिए वो मतलब इसके लिए पावरफुल का मतलब पैसे वाले थे। जितने भी पैसे वाले भारतीय थे उस जमाने के, उनको सबको इसने मतलब एक साल पहले इनवाइट करना स्टार्ट कर दिया कि वो मेरे जो है वो घर में, पता नहीं इसकी बेटी की शादी थी किसकी थी, आना है आना है आना है। और जब भी मिलते तब कहते पक्का आना है पक्का आना है। वो इतनी बार सबको इनवाइट कर दिया, आगे वाला आदमी खुद ही कहता हाँ पक्का। तो फिर जब लास्ट बार जो वो कहीं पर जब वो है ना इसकी मुलाकात हुई, जब ये यहाँ से जाने वाला था, तब कहा आप पक्का आ रहे हो ना? तो आगे वाले ने कहा पक्का 100%। आगे वाले ने कहा 100%, इसने कहा प्रॉमिस? तो कहा हाँ हाँ मतलब है ना प्रॉमिस। तो फिर कहा चलो ठीक है। एक्चुअली क्या है कि मैंने जो नोटिस किया है कि भारतीय जब कभी शादी में जाते हैं तो महंगे महंगे गिफ्ट लेकर जाते हैं। आगे वाला कहता हाँ। तो एक्चुअली आप है ना आप गिफ्ट खुद डिसाइड मत करना, मैं आपको बता देता हूँ आप क्या ही लेके आना। ठीक है, ये लो पर्ची, इसने है ना सबको पर्चियां पकड़ा दी, इसने सबको। तो आगे वाला आदमी हक्का बक्का खड़ा होकर देखे, अच्छा वो क्या फिर क्या मतलब कुछ चीजें रिपीट हो जाती है ना। आगे वाला हाँ हाँ बात तो सही है। तो वैसे इसको देखा जाए तो कभी कभी सिस्टमेटिक ही है। जैसे अभी मेरे वो जो कोई एक दिन एक दोस्त मिला, तो कि मेरे यार पापा रिटायरमेंट हुए, तो रिटायरमेंट हुए तो रिटायरमेंट के अंदर जितने गिफ्ट आए उसमें से कम 10-15 गिफ्ट तो फिक्स थे, जो देवी देवताओं की बड़ी बड़ी फ्रेम की हुई तस्वीरें। तो क्या रित्तों को लगाए कहाँ पे? घर पे। तो फिर मैंने क्या किया कि बस वापस गिफ्ट पैक करवा दिया, और कोई रिटायर होगा दे देंगे आगे। तो मैं ऐसे ही ऐसे चलते रहते हैं। तो इसलिए इसने कहा कि भाई आप यार अलग कुछ नहीं। फिर इसने कुछ लोगों को वैसे भी कह दिया कि यार वो शादी है तो आपको पता है आपके घर के अंदर वो एक झूमर लगा हुआ है बड़ा सा, वो ले आना। तो आगे वाले ने कहा ठीक है ले आएंगे। कुछ लोगों ने कहा हाँ ठीक है देखेंगे हम लोग। तो कहा नहीं देखना नहीं है, ये शोरूम का कार्ड है, मेरे घर के पास में ही है, होम डिलीवरी देता है। आप तो जाना वहां पे, इसको जो फाइनल करके पैसे दे देना और वो आ जाएगा। ठीक है, और नहीं हो तो मेरा ही आप जो असिस्टेंट से कांटेक्ट करना, आप इसको पेमेंट कर देना, ये अपने आप खरीद लेगा। तो फिर इसने इसकी, और ये बेचारा जैसे ही लंदन गया, ठीक है, इसकी शिकायतें हो गई वहां पे इस बात पे, क्योंकि कंपनी के नियमों के अनुसार गिफ्ट लेना सख्त क्या है, विरुद्ध था। इसने कहा कि मैंने खुद के लिए थोड़ी ना मांगे, ये तो वो जो इंडियन मतलब है, मतलब सब कल्चर है। इंडियन कल्चर क्या है, ओवरऑल ही कल्चर है कि सब शादी में जाते हैं गिफ्ट देने। मैंने तो केवल इसलिए दी, उनको कहा कि भाई वरना चीजें क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। फिर गवर्नर अंग्रेजों ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तूने मतलब की तो बहुत कलाकारी है बेटा। नहीं दिल्ली साइड करते हैं तो लोग, दिल्ली साइड सब जो वो है ना मतलब है ना पहले ही फिक्स कर देते हैं कि बड़ी वाली बुआ जी एसी देगी, छोटी वाली बुआ जी जो है वो फ्रिज देगा, वो जो है वो एक एलईडी दे देंगे, वो ये दे देंगे, दहेज का वो मतलब वो सामान वो वाले रिश्तेदार, तो वो पहले मिलकर डिसाइड कर लेते हैं ताकि सामान क्या हो, रिपीट ना हो। तो खैर इसने भी कुछ ऐसा ही किया था, इसलिए इसको हटा दिया गया था बाद में। क्या कर तू भी मतलब ऐसा कर वापस मतलब मत जा। इसने कहा यार प्लीज ये खबर भारत तो मत पहुंचाना, वरना जो आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे गिफ्ट लेके। लेकिन लॉर्ड वेवल, लॉर्ड वेवल 1944 से लेकर 47। वैसे गिफ्ट वाली बात तो सही है, रिपीट तो हो जाते हैं ना। हम भी अभी 2 एक महीने पहले कहीं गए थे, हमारे फ्रेंड है उनके बच्चे का वो कुछ ऐसा प्रोग्राम रखा था, तो कुछ लोगों ने मिलकर पैसे इकट्ठे करके कोई तो को है ना गिफ्ट खरीदने गए वो लोग।
तो गिफ्ट खरीदी, क्या लेके आए? झूला लेके आए। तो फिर मैंने कहा यार तुम लोग ये है ना, इतना बड़ा बक्सा लेके कहाँ पे जा रहे हो? उन्होंने कहा वहां जाएंगे गिफ्ट देंगे। मैं, इतना बड़ा गिफ्ट क्या है इसमें? उन्होंने कहा, झूला है। मैंने कहा यार जिस घर में बच्चा है तो झूला तो उनके पास होगा ना। वो यार तुम्हारे भरोसे थोड़ी ना होंगे कि भाई, और वो कोई प्रोग्राम हाथों हाथ भी नहीं था, कई महीनों बाद में था, तो वो तुम्हारे भरोसे थोड़ी होंगे कि भाई दोस्त आएंगे झूला लेके आएंगे। और मैं झूला लाना मतलब वैसे टेक्निकली ननिहाल वालों का काम है, मैं तुम यार यूं ही खरीद के लेके आ रहे हो। तो उन्होंने कहा हम नहीं यार, पर ये अच्छा वाला है, महंगा वाला है। पर वास्तव में वहां जाके झूला गिफ्ट किया तो उन्होंने भी बक्सा देखा, रखा इस बॉक्स देखा, इसमें क्या है? झूला है। तो चेहरे के हाव भाव कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थे। उनको क्यों, हर किसी को पता होता है झूले तो घर में क्या है, रखे। पर खैर प्रेम से दिया हुआ झूला है तो वो टाबर भी याद रखेगा, अपन भी इस झूले में झूले थे। ठीक है। तो लॉर्ड वेवेल लिखे, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946। रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट 1946। अंतरिम सरकार का गठन 1946। फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, तो ये वेवेल के समय ही हो गया था अंतरिम जो है ना सरकार का गठन। 20 फरवरी 1947 एटली की घोषणा। 20 फरवरी 1947 पीएम एटलीज अनाउंसमेंट। क्या थी घोषणा? एटली क्या होता है? एटली जो वो ब्रिटिश पीएम है। ठीक है। हम्म। ठीक है। एटली। तो एक्चुअली ये भी प्रश्न आया हुआ है कि ये मतलब कौन से गवर्नर जनरल के समय हुआ था, अंतरिम सरकार का गठन कौन से गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड वेवेली है। उसके बाद में जो है वो 20 फरवरी 1947 को एटली, जो जो उस जमाने में लेबर पार्टी से ब्रिटिश पीएम है, ब्रिटिश पीएम ने घोषणा कर दी कि हम 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे। घोषणा में 48 था, का 48 तक देश को क्या है, आजाद कर देंगे, इतनी सी घोषणा थी। इतनी घोषणा करने के बाद में वेवेल को कहा कि यार मैंने ये घोषणा तो कर दी है 48 तक देश को, कंट्री को आजाद कर देंगे हम लोग, लेकिन अब करेंगे कैसे? तब वेवेल कहा कि साहब ये लोग टू नेशन थ्योरी पे अटके हुए हैं, इनको अलग अलग देश चाहिए, मतलब एक पाकिस्तान और इंडिया तो खैर है ही, ये मतलब जो है वो पाकिस्तान अलग देश की मांग कर रहे हैं। एटली ने कहा ऐसा पॉसिबल जो है वो नहीं है। ठीक है। तो एटली अभी तक, अंग्रेज अभी तक जो है वो टू नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत के अगेंस्ट थे। तो वेवेल ने कहा साहब मेरे हिसाब से तो अब ये आउट ऑफ कंट्रोल वाली चीजें हैं, मेरे कंट्रोल में आने वाली नहीं है, और मैं इसको टाल नहीं नहीं सकता, और मुझे ऐसा लगता है कोई नहीं टाल सकता इसको। फिर भी एटली ने कहा तू एक काम कर, तू आजा। इसलिए इसको वेवेल को वापस बुला दिया गया, और वेवेल को बुला के मतलब सब किसको भेजा गया? माउंट बैटन को। माउंट बैटन को भेजा तो इसलिए मतलब गया था कि माउंट बैटन जो है वो जिन्ना के भी दोस्त थे, और नेहरू जी के जो है वो अच्छे दोस्त थे। नेहरू जी के साथ और ज्यादा अच्छी बनती थी। तो फिर माउंट बैटन को भेजा गया और कहा कि यार तुम्हारे जो है वो कहना मानेंगे दोनों, तुम वहां चले जाओ। लॉर्ड माउंट बैटन आते हैं और थोड़ी बहुत वार्ताएं करते हैं, और वार्ताएं करने के बाद में लॉर्ड माउंट बैटन भी सेम वेवेल वाला ही जवाब देते हैं, और कहते हैं कि इनको एक साथ रखना अब इम्पॉसिबल ही है, इसलिए दो जो है वो राष्ट्रों का जो है वो निर्माण तो करना ही पड़ेगा, विभाजन तो करना ही पड़ेगा। तब इस बात पर एटली ने हरी झंडी दे दी, का ठीक है। उसके बाद में लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा सर अब कोई है ना 48 तक जो है ना वेट करने का भी लॉजिक नहीं है। अब आपने जरूर कहा है कि 48 तक कहेंगे, तो आप कहो तो बोली 48 तक कर देंगे। बाकी हमें ऐसा लगता है कि अब इनके साथ अपन मतलब 5-6 एक महीने एक्स्ट्रा शासन करके क्या ही मतलब कर लेंगे। इस बात पर एटलिन का ठीक है, घोषणा कर दो 15 जो वो मतलब है ना 15 अगस्त को अपन यहाँ से इनको खाली करके क्या है चले जाएंगे। तब यही जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, और आके ही जो है वो थोड़ी देर तो जो वो प्रयास करते हैं, फिर ये मान गए जो वो पार्टीशन के लिए। हालांकि पार्टीशन के लिए ये लोग पहले ही मेंटली प्रिपेयर ही थे कि पार्टीशन तो होना ही है। 1946 के अंदर ही प्रिपेयर हो गए थे, पार्टीशन तो होकर ही रहेगा, लेकिन फिर भी प्रयास था कि यदि टल सकता है तो टाला जाए। तो उसके बाद लिखे लॉर्ड माउंटबेटन 47 से लेकर 48। देखें
अंतिम गवर्नर जनरल व वॉइस रॉय, लास्ट गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम गवर्नर जनरल व वॉइस रॉय, क्योंकि 1947 में देश क्या हो गया था, आजाद हो गया। फिर भी टेन्योर अपने 48 तक लिखा है, इसके अंदर टेन्योर वास्तव में 48 तक था। देखिए तो नेक्स्ट में, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल, देश आजाद हुआ, देश आजाद के साथ ही जो है लॉर्ड माउंटबेटन के आगे से ये सब तो कंप्लीटली हट गया, वॉइस रॉय, अब वो वॉइस रॉय नहीं है। गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल है, लेकिन पहले 47 तक ब्रिटिश इंडिया और अब स्वतंत्र भारत, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये अब ये स्वतंत्र भारत के जो है वो गवर्नर जनरल है। तो देश आजाद होने के बाद में भी गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन ही है। उसके बाद माउंटबेटन का टेन्योर खत्म होने के बाद में पहले भारतीय के रूप में, और वो पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो लिखे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी प्रथम, ठीक है। लिखे जून 1948 से 1950, 1950 तक संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होते ही गवर्नर जनरल की पोस्ट समाप्त हो गई और प्रेसिडेंट की पोस्ट आ गई, और उसके बाद में जो है वो डॉक्टर जो है वो राजेंद्र प्रसाद क्या है, जो है वो राष्ट्रपति बन गए थे। तो ये जो है वो सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय है, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन है, सी राजगोपाल। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, और मतलब सा ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ये इसी के साथ ही गवर्नर जनरल क्या होते हैं आपके, समाप्त होते हैं। बोलो श्री गिरिराज जी महाराज की जय, बोलो श्री बांके बिहारी की जय हो। चलो लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, यस, हाँ, लिखे 1857 की क्रांति। नेक्स्ट टॉपिक, तो 1857 की क्रांति, ठीक है। 1857 की क्रांति अपन पढ़ते हैं, तो 1857 की क्रांति के सबसे पहले मेन वही है, 1857 की क्रांति कारण क्या क्या होंगे इसके ऊपर ही है। तब अपने को पता है, अभी अपने तो वो जो है ना डिस्कस किया ही था कि 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तब अपने डिस्कस मतलब इसीलिए किया था कि 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं, धार्मिक कारण हो सकते हैं। धार्मिक सामाजिक साथ में रख लो, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मतलब है ना, वो जो तात्कालिक कारण हो सकते हैं और अन्य कारण हो सकते हैं, ये कुछ कारण हैं। इनमें से अधिकतर कारण अपन जो गवर्नर जनरल को पढ़कर आए हैं उनमें से ही होंगे। जैसे कि हम लोगों ने कहा, क्या जो वेलेजली की सहायक संधि इसका कारण होगी, तब होंगी कि उस समय जो है वो रियासतों ने वेलेजली के साथ सहायक संधियां कर तो ली, लेकिन उसके बाद में उन जो वो शासकों को समझ में आया, जब हम लोगों ने पढ़ा था सहायक संधि, तब उसके अंदर कमी पड़ी थी। कमी के अंदर हमने कहा था कि देशी रियासतों ने, ठीक है, अपनी सुरक्षा तो खरीद दी, लेकिन अपनी स्वतंत्रता क्या है, बेच दी। तो सब इसका एहसास उन लोगों को जल्दी हो गया था। डलहौजी की नीति, डलहौजी की नीति के तहत इन लोगों ने देखा कि मतलब रियासतों को 3 भागों में डिवाइड करना, और ये 3 भागों में ऐसा नहीं था कि ये कोई बिल्कुल ये जो है मतलब है ना हमेशा परमानेंट रहेगा। जैसे ही अवध का विलय हुआ, तो अवध के विलय के साथ ही एकदम से सबको समझ में आ गया कि ये जो पहली कैटेगरी की रियासतें भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो हड़प नीति है उसके तहत तो ऐसा कहा
कि पहली रियासतों को बच्चा गोद लेने का और उसको अपना उत्तराधिकारी बनाने का अधिकार है। सेकंड कैटेगरी की रियासतें हैं, उनको भी बच्चा गोद लेने का, उत्तराधिकारी बनाने का अधिकार है, लेकिन हमसे एक बार पूछना पड़ेगा और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जो है वो परमिशन दे देंगे। तीसरी रियासतों का हम लोग विलय करेंगे। लेकिन अवध का विलय हुआ, पहली दूसरी रियासतें सब डर गई। उन्होंने कहा अच्छा यही तो काम करना है कि रेजिडेंट से एक रिपोर्ट मंगवानी है और सब उस रिपोर्ट के अंदर रेजिडेंट कहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर यहां पर अच्छा नहीं है, बस ऐसा एक आरोप लगाना है और आरोप लगाकर उसका आप विलय कर दो। और ये आरोप मतलब अंग्रेज कभी भी किसी भी रियासत के ऊपर लगा सकते हैं। फिर जिस प्रकार से बरार का विलय किया गया, छीन लिया गया कि साहब हमारा पैसा उधार दिया हुआ था इसलिए जो है वो हम लोगों ने इसका विलय कर लिया। फिर जिस हिसाब से लोगों के टाइटल छीने गए, इससे भी बाकी वाले भी सब भी जो वो डर गए थे रियासतों वाले, कहते कोई भी कभी भी मतलब सब अंग्रेज कभी भी किसी का भी टाइटल छीन सकते हैं। जिस प्रकार से जो है वो बहादुर शाह जफर का टाइटल छीनने का प्रयास किया डलहौजी ने, लेकिन उसमें असफल रहा। लेकिन फिर भी उसने कहा कि ये रेड फोर्ट तुम्हारे पोजेशन में तभी तक रहेगा जब तक जफर जीवित है। जफर की मौत के बाद में रेड फोर्ट तुम लोगों को क्या है खाली करना पड़ेगा। तो इसलिए मुस्लिम बहुत सारे नाराज थे। तो ये मतलब राजनीतिक कारण हो गया। सामाजिक कारणों की अपने बात हो ही गई थी कि हमारे मामलों में हर प्रकार से हस्तक्षेप हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था। आर्थिक कारण बात हो ही गई। धार्मिक कारण के अंदर जैसे इसमें कुछ एक्ट पढ़ेंगे अपन। धार्मिक कारण ये था कि साहब ये लोग रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट लेकर आ गए थे। इससे भारतीय बहुत ज्यादा नाराज थे कि रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट क्या था कि पहले यदि कोई भी व्यक्ति जो वो ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आकर यदि ईसाई बनता था, उसके बाद में उसके घर वाले उसको प्रॉपर्टी से निकाल दिया करते थे, बाहर बाहर कर दिया करते थे। और वो पिता एकदम से गुस्से में कहता है तेरे को प्रॉपर्टी में अब हिस्सा मिलेगा नहीं। तो जब अंग्रेजों को इसके बारे में मतलब सब पता लगा, क्योंकि शायद किसी ने जाके बोला होगा कि सर मैं इंटरेस्टेड तो हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यदि मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरे पिताजी मुझे जो है वो प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, निकाल देंगे। तब ये लोग जो है वो धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लेकर आए। और इस अधिनियम के तहत ये था कि इसको अपन बोलते हैं रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। इसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति कोई भी धर्म चेंज करता है या किसी भी धर्म में आता जाता है, इस कारण से उसको अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, उसको उसकी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। भारतीयों ने इसको अपने प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं, अपने धर्म के ऊपर अटैक माना। इसलिए कुछ ऐसे अधिनियम थे जिससे जो वो भारतीय बहुत ज्यादा नाराज थे। ठीक है, तो ये 3-4 मतलब सब अधिनियम थे। विशेषकर 4 अधिनियम अपने को याद रखने हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, सामान्य सेवा अधिनियम आया था एक, ये आएगा सैनिक कारणों में। कि भारतीय पहले समुद्री यात्रा के अंदर बिलीव करते नहीं थे, उनको लगता था समुद्र की यात्रा करने से धर्म क्या है भ्रष्ट हो जाया करता था। और वैसे भारतीय हमेशा जो है वो प्रीफर करते थे कि मैं एक बार जहां पे मुझे रिक्रूट किया जाए, मेरी जो है वो नौकरी वहीं पर रहे हमेशा। लेकिन अंग्रेज जैसे ये जो एक्ट लेकर आए, उस एक्ट के तहत ये सिद्ध कर दिया गया कि किसी भी सैनिक की नियुक्ति भले कहीं पर भी हो, लेकिन उसको नौकरी करने के लिए कहीं पर भी भेजा जा सकता है। बंगाल प्रेसिडेंसी के व्यक्ति को जो है वो अपन लोग मद्रास भेज सकते हैं, मद्रास के व्यक्ति को बॉम्बे या फिर जो है वो कलकत्ता भी भेज सकते हैं, कलकत्ता के व्यक्ति को आगरा भेज सकते हैं। भारतीय इससे खुश नहीं थे। और फिर जो वो विदेशी यात्रा वाला तो भारतीयों को जमता ही नहीं था बिल्कुल। तो ये था सामान्य सेवा मतलब सेवा अधिनियम। तो ये कुछ ऐसे अधिनियम थे मतलब जिससे भारतीयों के अंदर गुस्सा था। अन्य कारण के अंदर अपन लोग कहेंगे कि उसी समय कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे ये सिद्ध हो गया कि ब्रिटिश आर्मी इनविंसिबल नहीं है, ब्रिटिश सेना जो है वो अपराजय नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश सेना कभी हारती नहीं है। इस समय कुछ लगातार ऐसी घटनाएं हुई जहां पर ब्रिटिश हार रहे थे। ठीक है, अब जब हार रहे थे तो उसमें बाकी वाली सारी घटनाएं तो दूर दूर थी। लोगों ने सुना था कि भाई जो मतलब अफगानिस्तान के अंदर अंग्रेज हार गए, ठीक है, वहां से इनको भागना पड़ा। लोगों ने सुना था कि यूरोप में कहीं पर जो है वो लड़ाइयां हुई थी, क्रीमिया के अंदर अंग्रेज हार गए और सब उनसे यहाँ पे जो वो भागना पड़ा। पर ये सुनी सुनाई बातें थी। 1856 में भारतीयों ने देख लिया बिल्कुल आंखों से कि 1856 के अंदर संथाल विद्रोह होता है। और ये जो संथाल विद्रोह हुआ, उसमें जो वो संथाल विद्रोह के समय संथालों ने जो वो ब्रिटिश आर्मी को हरा दिया और ब्रिटिश आर्मी को भागने के ऊपर मजबूर कर दिया। भागने के ऊपर मजबूर किया तो भारतीयों का कॉन्फिडेंस एकदम से जो है वो 7वें आसमान पर आ गया। भारतीयों को लगा कि यार एक तरफ ऐसी आर्मी थी जिनके पास बंदूक थी, ठीक है, एक तरफ ऐसी सेना थी जिनके पास तीर भाले, ठीक है, वो थे। और इन तीर भाले वालों ने बंदूकों वालों को जो वो मतलब सब हरा के भगा दिया। इसका मतलब अंग्रेजों को कोई भी हरा सकता है। इसलिए भारतीयों के अंदर गुस्सा तो बढ़ ही रहा था खैर काफी टाइम से।
इसलिए 1857 के अंदर जो है वो क्रांति हो गई। क्रांति हो गई तो उस क्रांति का तात्कालिक कारण जरूर चर्बी वाले कारतूस थे, लेकिन वो इमीडिएट कॉज है। मतलब गुस्सा तो अंदर पहले से ही क्या है, था, भरा हुआ था। और वो क्रांति और वो मतलब वो कोई कॉज भी कॉज में नहीं था कि उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ग्रीस कार्टिजेस जो थे, मतलब है ना, चर्बी वाले कारतूस, उनको इमीडिएट मतलब वो जो है ना, इन लोगों ने जो है वो मतलब सब लॉन्च किया है 1856 के अंदर। और सारे सैनिकों ने बंदूकें देखी भी नहीं थी पहले। अपने यहाँ पे जो भी मतलब साहब जो है वो बंदूक चल रही थी, उसका नाम था ब्राउन बेस। एक सिंपल नाली लगी हुई होती थी और उसका जो हत्था होता था उसके ऊपर कलर किया हुआ होता था ब्राउन रंग का। और वो जो मतलब जिसको अपन बोलते हैं हत्था, जिसको यहाँ पे शोल्डर पे कंधे पे लगा के चलते हैं, उसको इंग्लिश में मतलब जनरली जो वो बेस बोलते हैं। तो पहले के जमाने में क्या, आज भी जो है वो उस प्रकार की बंदूकों के बेस हमेशा ब्राउन ही होते थे, इसलिए उसका भी नाम क्या था, ब्राउन बेस। इस ब्राउन बेस को हटाकर अंग्रेजों की प्लानिंग थी एनफील्ड नामक एक नई राइफल लाई जाए। तो एनफील्ड नामक राइफल थी। और एनफील्ड नामक राइफल वास्तव में केवल एक्सपेरिमेंट के लिए थी। वो ऐसा नहीं था अंग्रेज हर सैनिक को जो वो पकड़ाने वाले ही थे। एनफील्ड केवल सिखाना चाहते थे कि एनफील्ड कैसे मतलब है ना चलाई जाती है, वरना यूज तो ब्राउन बेस का ही करना था। यूज तो जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ तब तक हम लोग ब्राउन बेस ही कर रहे थे। हमारे पास कौन से टेक्नोलॉजी वाले हथियार आ गए थे। लेकिन वो तो ये था कि भाई हाँ, ये जो है वो आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले ये जो है, ये इसको चलानी आनी चाहिए। आज भी वैसे ही होता है कि सब स्पेशल जो ऑफिसर होते हैं उनको AK-47 चलाना सिखाते हैं। देते थोड़ी ना एक जा भाई तू जो है वो इसको लेकर ही सर्विस कर, केवल ये है कि भाई आना चाहिए। तो वो था, और उसमें भी लिमिटेड सैनिकों ने उसके बारे में उसको चलाया था, लिमिटेड सैनिकों ने देखा था। उसमें भी बात ये थी कि वो जो चर्बी मतलब सब उसमें चर्बी लगी हुई होती थी, उस कारतूस को ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि मुंह से ही खोला जाए। प्रोविजन तो ये था कि उसको खोलना होता था कैप, पर वो कैप इतना टाइट होता था कि वो हाथों से सामान्यतः वैसे निकलता नहीं था। तो एक दो बार कहीं पर उसको जो है वो कहीं पर दिए गए सैनिकों को, तो वो सैनिक उससे माथापच्ची कर रहे थे, कभी इधर पकड़ के यूं खींच रहे हैं, कभी यूं खींच रहे हैं। जितने में कोई एक ब्रिटिशर्स आया, उसने कहा ऐसे नहीं यार, बहुत सामान्य तरीका होता है। और इसने उसको मुंह के अंदर करके यूं खींचा और वो खुल गया। और कहा तुम लोग ऐसे मतलब ऐसे खोला करो। तब एकदम से अफवाह फैल गई कि साहब इसमें जो भी चर्बी लगी हुई है वो गाय और जो है वो सूअर की चर्बी की है। और ये कैप खुलवाना बात नहीं है, ये हमें धोखे से गाय और सूअर क्या है खिलाना चाहते हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। और इस कारण से जो है वो सैनिकों ने एकदम से जो है विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने भी क्या, सबसे पहले मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। मंगल पांडे इंसिडेंट स्टार्ट हुआ, उसके बाद मेरठ के अंदर सैनिकों ने जो है वो विद्रोह कर दिया था। तो ये घटना, ये कुछ कारण है। तो इसे कारण के खूब सारे प्रश्न आते हैं, तो लिखें कारण। देखिए 1857 की क्रांति के कारण। कारण 1857 क्रांति, उसके बाद कारण। कारण में लिखें सबसे पहले राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजंस। राजनीतिक कारण लिखें वेलेजली की सहायक संधि द्वारा। वेलेजली की सहायक संधि द्वारा। वेलेजली की सहायक संधि द्वारा भारतीय रियासतों को आश्रित बनाने की परंपरा शुरू की गई। द ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग इंडियन प्रिंसली स्टेट डिपेंडेंट। द ट्रेडिशन या ट्रेंड ऑफ मेकिंग इंडियन प्रिंसली स्टेट्स डिपेंडेंट was started by वेलेजलीज subsidiary alliance। भारत वेलेजली की सहायक संधि द्वारा भारतीय रियासतों को आश्रित बनाने की परंपरा शुरू की गई। आश्रित बनाने की परंपरा शुरू की गई, जिसका चरम विकास डलहौजी की हड़प नीति था। whose extreme development was through the Dalhousie's doctrine of lapse। जिसका चरम विकास डलहौजी की हड़प नीति था।
चरम विकास डलहौजी की हड़प नीति था। लिखें व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत वास्तव में नैतिकता का व्यपगत था। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एक्चुअली, व्यपगत का सिद्धांत वास्तव में नैतिकता का व्यपगत था। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एक्चुअली लैप्स ऑफ मॉरलिटी, लैप्स ऑफ मॉरलिटी as any princely state could be annexed by the British। व्यपगत का सिद्धांत वास्तव में नैतिकता का व्यपगत था, नैतिकता का व्यपगत था, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा किसी भी रियासत को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। The doctrine of lapse was actually lapse of morality as any princely state could be annexed by the British at any time। क्योंकि अंग्रेजों द्वारा किसी भी रियासत को किसी भी समय हड़पा जा सकता था या समाप्त किया जा सकता था। को हड़पा जा सकता था। इससे भारतीय शासक भयभीत थे। The Indian rulers were afraid of this। The Indian rulers were afraid of this। इससे भारतीय शासक भयभीत थे और यही कारण है कि उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया, और यही कारण है कि उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। That is why they led the revolution। The revolution। क्रांति का क्या है, नेतृत्व किया था। ठीक है, फिर लिखें सेकंड नंबर कारण, अनुपस्थित प्रभुसत्ता ने भारतीयों के आक्रोश को और बढ़ा दिया था। The absent sovereign had added the resentment of the Indians। अनुपस्थित प्रभुसत्ता ने भारतीयों के आक्रोश को और बढ़ा दिया था। अनुपस्थित प्रभुसत्ता का मतलब है कोई एक व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल होता ही नहीं था, पद रेस्पॉन्सिबल होता था, पोस्ट रेस्पॉन्सिबल थी। लोगों ने जैसे ही जो है वो डलहौजी की शिकायतें करी तो कैनिंग ने कहा यार वो एक्चुअली अब वो डलहौजी करके चला गया, सो कर गया, इसमें हम क्या करें। तो भारतीय शासक कहते शिकायत किसके पास करें, तो कहते यार शिकायत तो क्या इंग्लैंड में जाके कर लो। इंग्लैंड में किससे करें, तो ऐसा कुछ था ही नहीं जिसके ऊपर आप शिकायत कर सकते हो। उसी को क्या क्या बोलते हैं अपन, अनुपस्थित प्रभुसत्ता। फिर लिखें मुगल बादशाह की उपाधि छीनने का प्रयास किया गया। मुगल बादशाह की उपाधि छीनने का प्रयास किया गया। का प्रयास किया गया, उससे मुस्लिम समाज में असंतोष था। An attempt was made to take away the title of Mughal emperor। उससे मुस्लिम समाज में असंतोष था। An attempt was made to take away the title of Mughal emperor। There was dissatisfaction in the Muslim society due to this। रेड फोर्ट खाली करने के आदेश भी दिए थे, लेकिन प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक कारण। लेकिन सामंत तथा अभिजात वर्ग के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। द प्रिविलेजेस ऑफ फ्यूडल एंड इलिट क्लास वर अबॉलिश्ड।
दिए गए थे। तो सामंत तथा अभिजात वर्ग के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। लेकिन 1856 में अवध में एक मुश्त बंदोबस्त लागू किया गया तथा जमींदारों की जमीनें छीन ली गई थी। इन 1856 a one-time settlement was implemented in Awadh. One-time settlement was implemented in Awadh, and the lands of the zamindars were taken away. तथा जमींदारों की जमीनें छीन ली गई। तथा जमींदारों की जमीनें छीन ली गई। इसलिए सामंतों एवं जमींदारों ने क्रांति में सक्रिय भाग लिया था। सक्रिय भाग लिया था। ठीक है, कुछ पर्चियां आई है वो मैं आपको बता दूं, फिर जो चलते हैं। हाँ, AK-47 राइफल हर जवान को सिखाई जाती है पर देते नहीं है। देते कहां पे पोस्टिंग है उसके अकॉर्डिंग देते जाए। ये भी एनफील्ड सिखा रहे थे, दे नहीं रहे थे। ठीक है सर, भारत में मुस्लिमों की संख्या पश्चिमी भारत में नहीं थी, फिर पाकिस्तान जो वो पश्चिम में क्यों बनाया गया? देखो, इतना बड़ा भारत था, मुस्लिम पूरे भारत में फैले हुए थे, इसलिए एक जगह पर सबको सेटल करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए आइडिया आया था पूर्व और पश्चिम दोनों होने चाहिए। तो जो पश्चिम में जाना चाहिए वो पश्चिम में जा भी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर लॉर्ड कर्जन व नेहरू में क्या समानताएं हैं? समानताओं के लिए पहले आपको नेहरू आइडियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, और आइडियोलॉजी पढ़ने से उनका अपने को समाजवाद समझ में आ जाएगा। समाजवाद के तहत ही मतलब उनकी विचारधारा में किस प्रकार से जो है वो ये जो साहूकार और जमींदार उनसे जो है वो मतलब है ना, मतलब सब किसानों को बचाया जाए और किसानों का विकास किया जाए, उसके बारे में आइडिया मिल जाएगा। तो वही था, और वो इसके लिए इसने 3-3 4-4 जो है वो नियम लेकर आए थे। सर कर्जन के द्वारा बनाए गए आयोगों के वर्ष, अच्छा वर्ष लिखवाए नहीं है क्या? चलो ठीक है, वर्ष लिख लेंगे अपन। चलो इतनी सी पर्चियां हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना बहुत है। आगे कल बैग पैक कैसे कर रहे हो? आपका नेक्स्ट क्लास है ना, टेस्ट है क्या? चलो ठीक है, थैंक यू।